बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप सुंदस जमील और हमारी टीम के साथ देख रहे हैं, और इसी दुआ के साथ कि खैर आफ़ियत के साथ आपकी ज़िंदगी गुजर रही होगी और वीकेंड का आगाज़ हो जाता है। और कोशिश ये रहनी चाहिए, हम जिस तरह बात करते हैं ख़वातीन और हज़रात, कि किसी भी शख्स की शख्सियत जो है, तालीम और तरबियत, इन दोनों बड़े अहम सतून हैं, पिलर्स हैं, आम अगर सादा ज़बान में बोलें, इनके बग़ैर नामुकम्मल है। और मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि हम ये कहते हैं और आम तासुर है कि जी बच्चे की शख्सियत मुकम्मल हो जाती है उसके पैदा होने के कुछ सालों बाद तक, लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि तरबियत तो ज़िंदगी की आखिरी सांस तक आप कर सकते हैं अपने बच्चे की, चाहे आप 60 साल के क्यों ना हो जाएं, 50 साल के क्यों ना हो जाएं, 30 साल के क्यों ना हो जाएं। आप अपने माँ बाप के लिए हमेशा वही छोटे बच्चे रहेंगे जो कुछ सीखना चाहता है। अगर उसकी ज़बान लड़खड़ा जाती है तो वो माँ बाप ही हैं जो अपने तजर्बात की रोशनी से उस बच्चे को, चाहे वो 50 साल का ही क्यों ना हो जाए, उसको सिखाता है। तो ख़वातीन हज़रात बहुत ज़रूरी है। और फिर हम ये देखते हैं कि वक्त के साथ साथ सोशल मीडिया का दौर है। अब सोशल मीडिया में हम मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स देखते हैं, और बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि हमारे बच्चे भी, मेरी अपनी बेटी भी और यंगस्टर्स को हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि एक तवाज़ुन के साथ कैसे हर चीज़ का इस्तेमाल करना है। हम अपने दीन और मज़हब की रोशनी में ये जानते हुए कि हर चीज़ में मियाना रवि इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। आज इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए कि सोशल मीडिया पे अगर आप उस पर एक्टिव हैं तो किस तरीके से इस बात की तस्दीक करके कि जो पोस्ट आप करने वाले हैं या कोई तस्वीर आप शेयर करने वाले हैं या कोई इन्फॉर्मेशन आप शेयर करने वाले हैं, आया वो तस्दीक शुदा है भी कि नहीं, हमारी इनफरादी सतह पे कितनी ज़िम्मेदारी पहुंचती है, और दीन और मज़हब की रोशनी में हमें क्या तालीमात जानने और सीखने को मिलती हैं। तमाम बातें जानने के लिए जी हमारे साथ मौजूद हैं, और रमज़ान पाकिस्तान की खुसूसी नशरियात में, सहरी नशरियात में भी आपकी इनसे मुलाकात रही, PTV की फैमिली का हिस्सा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर नसीर साहब, मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं और दीनी और दुनियावी तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं। इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। सब प्रोग्राम के आगाज़ में भी जिस तरह मैंने बात की, इनफरादी सतह पे एक शहरी की क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं? बेसिकली देखा जाए तो ये वो मामलात हैं, दो तरह की बातें हैं, एक है फ़राइज़ और एक है हकूक़। जहाँ तक हमारे फ़राइज़ की बात आती है, उनको हमने क्या है अदा करना है। कुछ है हमारे हुकूक़, जिसको जो हमें रियासत देती है, जो या हमें सरप्रस्त देते हैं। अब अगर जो चीज़ें हमें दी जा रही हैं उसको तो हम लेके आगे चल रहे हैं। अब बतौर हम अवाम या बतौर इंसान, बतौर शहरी, एक अच्छा सिटीज़न होने के नाते से हमारी बहुत सारी ज़िम्मेदारियां हैं। उसमें से बुनियादी ज़िम्मेदारी यूँ मैं अगर समझ लेता हूँ कि मेरे सामने अखलाक भी है, मेरे सामने किरदार भी है, मेरे सामने इफ़ाए अहद भी है, मेरे सामने अदल भी है, मेरे सामने जो है कस्बे हिलाल भी है। मैं अपने घर के दरवाज़े के सामने खड़ा हूँ। मेरी अखलाकी ज़िम्मेदारी ये है कि मैं बजाय कि दूसरे को डिस्टर्ब करूं, वो जो मेरे घर के अंदर से जितना भी कुछ कूड़ा करकट बाहर निकला है, अखलाकी तौर पे अगर मैं ये बुनियादी तौर पे समझूँ ना कि मैंने अपने शहर को, इलाके को, महल्ले को कैसे दुरुस्त रखना है, तो मैंने अपने तौर पे वो चीज़ अप्लाई करनी है। जब मैं ख़ुद देखूँगा ना और सारे लोग मुझे देखेंगे ये काम करते हुए, यकीनन वो काम करते हुए दूसरे लोग भी मुतासर होंगे। यानी आपको रोल मॉडल बनने की खुद ज़रूरत है, बनने की। बिल्कुल सही सर। अब जब सोशल मीडिया की हम बात करते हैं, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं हर कोई इस्तेमाल कर रहा है सोशल, अच्छी बात है, नए दौर के नए तकाजे भी हैं, उसके साथ साथ आपको इक्विप होना चाहिए। लेकिन फिर इस पर कितनी जिम्मेदारी आती है इस बात पर कि आप सोशल मीडिया को जब इस्तेमाल करते हैं, कोई भी पोस्ट हो या कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी तस्वीर है, कोई वीडियो है, उसको आप पोस्ट कर दें बगैर उसकी तस्दीक किए कि आया वो सच भी है कि नहीं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, देखें ये जो सोशल मीडिया है लेटेस्ट ज़राए अबलाग है, ठीक है। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद इसके बारे में अल्लाह करीम का कुरान कहता है वसख़र लकुमुल लैला वन्नहारा वश्शम्स वल क़मरा। ये सारी चीज़ें अल्लाह ने इंसान के ताबे की हैं।
जिसके ज़रिए इंसान जो है इनको तस्खीर करके आगे बढ़ता है। अब ज़राए अबलाग और अपनी बात को आगे पहुँचाना, किस हद तक तहकीक के साथ पहुँचाना है, ये कुरान करीम फुरकान हमीद का फरमान, हुजूर का फरमान है, बल्लिगु अन्नी वलो आया, मेरी तरफ से पैगाम दो, बेशक एक आयत क्यों ना हो। अब उसके पीछे तस्दीक क्या है? सूरह हुजुरात है, 26वां सिपारा है, और सूरह हुजुरात की पूरी आदाब मुआशरत है। सही। इन मुआशरे के आदाब हैं, ज़िंदगी के रहने सहने के अंदाज हैं, उसमें कुरान पाक की आया मुबारका मौजूद है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन जाअकुम फासिकुम बिनबाइन फतबय्यनु, कि आपके पास कोई ख़बर आई है, अच्छे तरीके से उसको देखें, उसको फ़िल्टर करें अच्छे तरीके से, अगर वो सही है तो तब आगे बात को फॉरवर्ड करें और आगे पहुँचाएँ, और अगर वो बेमाना उसके बैक में कुछ भी नहीं है, हवा वाली बात है, तो ऐसी बात न करें, बाद में कहीं तुम्हें परेशानी और शर्मिंदगी ना हो। सोशल मीडिया का इस्तेमाल आज के दौर में इंतहाई बेहतर है, मगर ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी फरमा दिया कि मैं जो भी कहता हूँ कुरान और सुन्नत के मुताबिक कहता हूँ। फ़र्ज़ किया ऐसी बात जो कुरान हदीस से टकराए, और अगर वो मेरी बात है तो उसको भी पीछे रख दे। अब इसमें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, आज हमारा मुआशरा देखें, व्हाट्सएप दे देखें, सोशल मीडिया पे देखें, एक दूसरे को पैगाम भेजा जा रहा है, जनाब ये फॉरवर्ड करें, आपको आपके घर में बरकत आ जाएगी, ये आप नहीं करेंगे आपके घर में तकलीफ़ें दाखिल हो जाएंगी, इतनी बार आप ये चीज़ पढ़ें तो आपकी औलाद, आपके यहाँ औलाद पैदा हो जाएगी, तरह तरह के मामला, और अगर नहीं करेंगे तो ये परेशानियाँ हो जाएंगी। और अगर ऐसा इंसान नहीं करता तो ये जहन में एक बात डालने वाली बात है जिसके पीछे कोई पस मंज़र से आपको सबक नहीं है। बिल्कुल सही सर। मैं यहाँ पे ये भी बात करते हुए, अब सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग जो हैं मशहूर होने के लिए, ट्रेंड सेटर बनने के लिए, कि दे शुड बी द फर्स्ट वन, यानी उनको पहल करनी है कि जी मैं ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि मेरी मशहूरी हो जाए। इसका और फिर हकूक़ुल इबाद का आपस में आप किस तरह से इसको जोड़ेंगे, क्योंकि फिर ये तो हुकूकुल इबाद की खिलाफ वर्जी हुई कि बगैर तस्दीक के आप कोई वीडियो और तस्वीर शेयर कर रहे हैं। देखें जी, पहली बात तो सीधी आ गई, कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है, पहला नंबर लेना चाहता है, या दरमियान का नंबर लेना चाहता है, या एंड पे जाना चाहता है, बात देखे बात सही है या गलत है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो तुम्हारे मुंह से बात निकल जाती है वो तुम्हारे मुंह में वापस नहीं आती। ऐसा मीडिया, ऐसा इंसान, ऐसा जो भी अपनी बात करता है, वो कहता है कि सबसे पहले मेरा पैगाम लोगों तक जाए, मगर उसके पीछे कोई ऐसा पस मंज़र नहीं है, वो तो झूठी बात है और बाद में उसे शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। तो ऐसा करने से शरीयत भी हमें मना करती है, कुरान भी मना करता है, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान भी है कि झूठी, और इसको झूठा कहा जाता है, और सबसे बड़ा काज़िब ही वो है जो अनसुनी सुनाई या बेमाना रब्त वाली बात जो है वो आगे दूसरों तक पहुँचा देता है। शरीयत इसकी बहुत ज़्यादा नफ़ी करती है। बिल्कुल सब। आप चूँकि ऑब्वियसली दुनियावी हिसाब से भी और ऑब्वियसली दीनी हिसाब से भी आप तरबियत में बच्चों की, एंड देन यू बीइंग अ मेंटर एज वेल, बच्चों की परवरिश में, और फिर वही जो बात मैंने आगाज़ में प्रोग्राम में कही कि ज़रूरी नहीं होता तरबियत एक ख़ास एज तक हो, तरबियत का सिलसिला मेरी नज़र में तो जारी और सारी रहना चाहिए। आप नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे जब वो फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, तो किस एहतियात के साथ उनको करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं तो ये आपने जो उम्र का तकाजा बयान किया है, ये हमारा इस्लाम का नज़रिया है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, कि इंसान की उम्र का कोई यहाँ लिमिट मौजूद नहीं है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम हासिल कर सकते हो। सीखने का प्रोसेस जो है ना वो इंसान का एंड तक रहता है। मुआशरे में इस वक्त सबसे ज़्यादा बिगाड़ जो है वो हमारे उन नौजवानों का है, हमारे उन लोगों का है जो अनसुनी सुनाई बात और मशहूर होने के लिहाज से या आगे बढ़ने के लिहाज से एक दूसरे को बात कर देते हैं। कतन ये हमें जायज़ नहीं है। और बहुत सारे मामला रिसेंटली आप देख लें, चंद दिन पहले एक ऐसी बात आई थी तो लोगों ने कहा पता नहीं ये कौन है, ये किस तरह है, जब तहकीक की गई तो कुछ बात जो है वो और निकली। तो बात समझाने के लिए बाज़ औक़ात इंसान देख भी रहा है गलती है, उसको खामोश करना पड़ता है समझाने के लिए। फ़ख्र शाह जहानी देलवी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, तो लोगों ने उन पे इल्ज़ाम लगाया, तंज़ लगाई, तरह तरह के इल्ज़ाम। जब घर से बाहर निकले कहा जब सड़क पे आएंगे तो इन पे इल्ज़ाम लगा दीजिएगा किसी खातून के हवाले से। अब जब सड़क के किनारे चले तो लोग सामने आके खड़े हो गए और एक खातून आके खड़ी होने लगी और उसने कहा, ए फ़ख्र शाह जहानी देलवी रहमतुल्लाह अलैह, आप रात मेरे पास आए थे
आपने रात मेरे पास गुजारी, जाते वक्त जो आप पैसे दे के गए थे, पैसे तो खोटे दे के गए हैं, पैसे तो ठीक दे के जाते। तो आप यकीन करें उस वक़्त दो पहलू थे हज़रत फ़ख्र शाह जहानी देलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास। एक तो ऑप्शन ये था, आप कहते भाई बीबी खुदा का खौफ कर मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रही है। दूसरा आप ये कह सकते अपने मुरीदों को कहते, हुक्म देते तो वो भी मना कर सकते थे। आपने वो ना मुरीदों को कहा और ना ही अपना खुद दिफा किया। आपने बात सुनी और आपने पैसे निकाल के उस खातून को दे दिए, कहा बीबी रात अंधेरा था, पता नहीं चल सका, ये अच्छे पैसे ले लो। अब वो शर्मिंदा हुई। जब वो शर्मिंदा हुई, पाँव में गिर के कहने लगी मैंने गलत लोगों की बातों में आके आपको गलत करना चाहा, आज आपने जैसे मुझे समझाया है तो ये इस समझाने से आपने मेरी ज़िंदगी का रुख जो है वो तब्दील कर दिया है। इसमें बहुत सारे हमारे समझने वाले आप मुझे बात बताते हैं, शायद पीछे कुछ हकीकत नहीं है। इस पर एक और मैं बात करना चाहूँगा। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम की बड़ी हिकमत भरी बात है। हज़रत लुकमान फरमाते हैं अगर कोई बंदा आपके पास इस अंदाज में आए कि एक आंख पे उसने हाथ रख लिया और हाथ रख के आके कहता है जनाब देखिए फ़लाँ ने मेरी आंख निकाल दिया, फ़लाँ ने मेरी आंख निकाल दिया, फरमाते बड़ा तरस आएगा, बड़ा रहम आएगा, अच्छा यार तुम्हारी आंख निकाल दिया। फरमाते फ़ौरन डिसीजन नहीं लेना, फ़ौरन फैसला नहीं लेना। कहते फरमाया वो क्यों? क्या हो सकता है ये एक आंख की बात कर रहा है, जिसकी बात कर रहा है उसकी ये दोनों निकाल के आया हो। अरे आज यही बात है, हकीकत कुछ और होती है, निकलता कुछ और है। सोशल मीडिया पे भी इसी अंदाज में पीछे को उसका पस मंज़र कुछ और हो रहा होता है और बयान कुछ और हो। जब तक सच्चाई बात ना हो इंसान को आगे किसी तरह की कोई बात करनी नहीं चाहिए। सर दूसरा, अगर अब मैं सादा ज़बान में कहूँ कि आप अपनी ज़ात की हद तक अगर महदूद रहें और अपनी ज़ात की कमज़ोरियों की निशानदही करते हुए उनको बेहतर करने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल में उसमें ही सारी ज़िंदगी गुजर जाए। वासफ साहब ने कितना खूब वो कहा था, जो महदूद रहा वो महफूज रहा। वाह 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 वाह। जो महदूद रहा वो महफूज रहा। तो हम महदूद नहीं ना बनते। हम चाहते हैं कि व्हाट्सएप पे हमारा नाम हो, फेसबुक पे हमारा नाम हो, या इंस्टाग्राम पे हमारा नाम हो, हर जगह जहाँ नजर आए हम, तो वो महदूद नहीं होता। जो बंदा महदूद हद पार कर जाता है फिर उस दाएं बाएं से वो बातें आती हैं, वो हिफाजत से बाहर चला जाता है। तो जो महदूद रहने के अंदर ही इंसान की हिफाजत है। अरे वाह, बहुत खूब। सर कोई पैगाम देना चाहेंगे यंगस्टर्स को? मैं यहाँ यंगस्टर को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदा के लिए ये सोशल मीडिया इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि लेटेस्ट है, सारी यूनिवर्सल आपने हासिल करनी है। ये कायनात अल्लाह की इंसान ने तस्खीर करनी है। इंसान सूरज इंसान के ताबे है, चांद इंसान के ताबे है, रात इंसान के ताबे है, दिन इंसान के ताबे हैं, ये लहरें ये सब कुछ इंसान के ताबे है। इंसान इनके ज़रिए अपना पैगाम पहुंचाता है और आगे बढ़ सकता है। लेकिन मैं आने वाले लोगों को और अपने नौजवानों को ये कहूँगा, इसको इस्तेमाल करें मगर ऐसे करें जैसे इस्तेमाल करने का हक़ है। नाजायज़ इस्तेमाल, झूठा इस्तेमाल करके किसी को जान से लेना, ये भी शरीयत के तकाज़ों के ख़िलाफ़ है। बाकी फेमस होने के या मशहूर होने के या आगे बढ़ने के और बड़े ज़राए हैं। जो इस अंदाज से आगे बढ़ता है यकीनन अल्लाह ताला उसकी मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। बिल्कुल ऐसा ही। इसी के साथ आपका शुक्रिया अदा करते हुए सर बहुत शुक्रिया। इस नशिस्त में ख़वातीन ज़ात बहुत कुछ सीखने को मिला, और सिर्फ सीखने का मकसद ये नहीं है कि हमने सीख लिया, उस पर अमल करना और अमल करते हुए अच्छे पैगाम दूसरों तक पहुंचाना, कि खुद एक रोल मॉडल बन जाएं, कि लोग आपकी अच्छी आदत को सीखना और कॉपी करना शुरू हो जाएं, ये इंस्पायर होना शुरू हो जाएं। ये बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ एक हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात बाकी मेहमानों से होगी। जी जी ख़वातीन ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन वीकेंड एट होम। और वीकेंड एट होम में हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ भी मौजूद हैं। किचन के सेगमेंट में शेफ़ अनम है। इनको सबसे पहले ये भी बड़ा ज़रूरी है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हो? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, अभी थोड़ी देर में आपकी तरफ हम आने वाले हैं। आप खाना पकाएं जी, फिर ताकि रेसिपी भी साथ ही होगी। नूडल्स वगैरह कुछ है, आज अनम ने कहा कि हमने हाफ कुक किया हुआ है पहले। जी, जी। वेल डन, बहुत अच्छा है। अच्छा जी, ब्रेक के बाद ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क एक मदर इंस्टीट्यूट है, और मदर इंस्टीट्यूट होने की हैसियत से वो तमाम के तमाम लेजेंड्स जिन्होंने आपकी ज़िंदगियों को मुकम्मल करने में,
पीटीवी की स्क्रीन को सजाने में एक अहम किरदार अदा किया। उसमें अगर मैं ये कहूँ कि तारिक अजीज़ साहब का नाम सहरे फहरिस्त है तो ये गलत नहीं होगा। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की पहली आवाज़, पहले अनाउंसर, और फिर करते 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 ये सफ़र, ये रिश्ता ऐसा होता गया कि तारिक अजीज़ साहब आपके और हमारे दिलों में बस गए। और आज उनकी थर्ड डेथ एनिवर्सरी है और ये अच्छा नहीं लगता कहते हुए कि वो थे, क्योंकि तारिक अजीज़ साहब हैं और हमेशा हमारे दिलों में अपने काम और फ़न की वजह से ज़िंदा रहेंगे। उनको याद करते हुए उनकी कुछ यादें आपकी नज़र। ख़वातीन नौज़ाद, तारिक अजीज़ साहब को आज याद करते हुए आज उनकी तीसरी डेथ एनिवर्सरी है और उनके ख़वातीन हज़रात पुराने और करीबी साथियों में से और ख़ुद भी एक इंस्टीट्यूट का दर्जा रखते हैं। परवेज़ रज़ा साहब किसी तारुफ़ के इसलिए मोहताज नहीं क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के अपने हैं, आप लोगों के अपने। इनको खुश आमदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ मोहसिन जाफ़र का, पाकिस्तान टेलीविज़न का, कि हमें वक्फे से बल्कि शॉर्ट वक्फे से बुला लेते हैं। और जिस तरह आपने कहा कि मदर इंस्टीट्यूशन है तो हमें खुशी होती है, कहीं भी चले जाएं पीटीवी पे आगे हमें बहुत खुशी होती है। सर आपका तो आपका जितना ताल्लुक़ है गहरा उससे ज़्यादा किसका हो सकता है। तो आज ख़ास तौर पे तारिक अजीज़ साहब को याद करते हुए उनके बारे में ज़िक्र किया जाएगा, गुफ्तगू की जाएगी। लेकिन दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, इनका भी अच्छा पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ इनके बड़ों का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं बिल्कुल तारुफ इसलिए नहीं इनका कराने वाली हूँ क्योंकि आप इनको जानते हैं। एजाज शेर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। कैसा लगता है अपने बड़े बुजुर्गों की लेगेसी को, रिवायात को आगे लेकर बढ़ते हुए? बहुत अच्छा लगा। और मुश्किल तो होता है, बहुत टफ होता है, इतनी बड़ी लेगेसी हो आपके पीछे, तो मेरा ख्याल मुझे अच्छा लगता है अच्छे चैलेंजेस को कबूल करना। उस्ताद शेर अली मेहर अली के आप और फिर एक इंडिविजुअली इनफरादी सतह पे भी अपनी पहचान बनाना, ये बड़ी अच्छी बात है। और मेरे ख्याल में आप इसमें ना नंबर ले गए हैं माशाल्लाह से। बस आप दुआ करें, इसी जदोजहद में कोशिश में लगा हुआ हूँ। और ज़रूरी बात यह है कि मैं अपनी जो हमारा म्यूज़िक का जो असल है, सही, जो हमारी हकीकत है, ओरिजिनलिटी है, उस म्यूज़िक से मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं। बिल्कुल सही। ख़वातीन हज़रात, आप भी ऑब्वियसली कमेंट्स के ज़रिए प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। परवेज़ साहब, सर तारिक अजीज़ साहब, एक इंस्टीट्यूट, एक अकेडमी, क्या कहेंगे? नो डाउट। देखिए, सबसे तवील चलने वाला दुनिया का मेरा ख्याल है प्रोग्राम वाहिद यही है जो मुख्तलिफ नामों से, तारिक अजीज़ शो भी हुआ, नीलाम घर भी हुआ, और बज़्म तारिक अजीज़ भी, नाम बदलते रहे लेकिन तारिक अजीज़ ही रहे। तो उनसे हमारा बड़ा पुराना साथ रहा है, बड़ी दोस्ती रही है। वो हमें अक्सर बुला लिया करते थे शोज़ पे, कहते यार तेरे नाल मिल के बड़ा ही चंगा लगता है। तो वो मिलना और चीज़ है, काम करना और चीज़ है। एक शेयर करूँगा मैं, एक ड्रामा हमने एक साथ किया, ये अर्लियर 80 की बात है। स्टेज का बानो आपा का लिखा हुआ खेल था, अलहमरा आर्ट सेंटर में हुआ। ओके। तो उसमें ये रोल कर रहे थे मुलाजम का। ओके। तो घर के मैं हीरो था, इरफान खूसट और बड़ी कास्ट। तो कहते हैं यार ये एक ही कॉमेडी करता है थिएटर पे, वो मुलाजम होता है, तो कॉमेडी मैं क्या करूं, सिचुएशन तो है ही, तो बाकी जैसे आप लोग कुछ बात कर लेते हैं तो कुछ मुझे बताओ। तो मैंने एक दो बातें बताई, मैंने कहा ये है, आप शुरू करें। वो पहला शो किया, वो किया ना, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो यार वो तो लाफ्टर भी नहीं आया, लोग महसूस नहीं हो रहे, तो ये क्या बात है। मैंने कहा जी मैं समझ गया हूँ। क्या? मैंने कहा वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे आप जाते ही एंटर हो के ये कहें कि देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज़ का सलाम। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये वो कहता है, मेरी शक्ल उससे मिलती है, मुलाजिम है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो जरा ये करके देखें। वे लेंगे। मैंने कहा करें आप, इतनी बड़ी क्लैप हुई ना, वो लोग खड़े होकर क्लैप कर रहे थे। कहते हो ठहर जो दोस्तों, ठहर जो, मैं ते घर दा मुलाजम है, ये ते ओ तारक के जिदी शक्ल मेरे नाल मिलती है। और बड़ी क्लैप हुई, यानी वो रोल इस तरह का बन गया। ऐसा ही है। उसके बाद फिर मैंने कहा जी आप तो तारिक अजीज़ हैं, आपको समझाना तो सूरज को चिराग दिखाने के मुताबिक है, तो ये शेर भी सुनाया करें आप। फिर उन्होंने अपने शेर जो अक्सर वो अपने प्रोग्राम में करते थे वो ऐड करने शुरू किए, तो हाईलाइट तारिक अजीज़ साहब थे उसमें। बिल्कुल। ये तो हो गया, वक्त गुजरता गया
ये तो उनके फन पे तो बात हो ही नहीं सकती। बिल्कुल तो ऐसा ही है। लाजवाब ऐसा ही है। उनका किरदार, वो भी आपके सामने ही है, सबके सामने है। जैसे जब वो दुनिया से गए तो जितने करोड़ भी थे वो पाकिस्तान को दे गए, सारा कुछ ये भी सबको पता है। एक छोटी सी बात उनके किरदार के हवाले से जो अभी तक मेरे जहन से निकलती नहीं है और मैं अक्सर सुनाया करता हूँ। प्लान इन्होंने किया यूके में शो करने का, यही तारिक अजीज शो। तो मेरे एक दोस्त हैं, तो उन्होंने फ़ोन किया कि यार ये सुना है कि इस तरह आ रहा है, तो अगर मैं 4-5 शो ले लूँ तो उसमें तारिक अजीज साहब का भी फ़ायदा हो सकता है। मैंने कहा यार मुझसे नहीं बात करें, मैं उनसे बात करा देता हूँ आपकी। आगा कैसर अब्बास, उससे मैंने बात की। मैंने कहा यार ये है, तो कहते हाँ कर लेते हैं बात। तारिक साहब आए यहाँ यहीं टेलीविज़न पे ही। मैंने कहा जी इस तरह बात है तो मैं भी फ़ोन करता हूँ, ज़रा आप उनसे बात तो कर लें। ठीक है। अब ये सुनने वाली बात है। अब उनसे बात मैंने कॉल मिलाई, बात हुई, सुनते रहे। उसके बाद जो उन्होंने कहा वो काबिल दीद है। कहते भाई मेरे, ये जो आप मुझे लालच दे रहे हो ये मेरे बस में नहीं है। आप शायद मुझे जानते नहीं हो, आप मेरी शख्सियत में कमज़ोरियाँ भर के मेरी शनाख्त छीनना चाहते हो। अरे ये मैं नहीं होने दूंगा। मेरी शनाख्त पाकिस्तान है, पाकिस्तान टेलीविज़न है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारी बात करा देता हूँ ये मार्केटिंग वालों से, ये सारा कुछ उनसे कहे, ये उनका काम है। मैंने सिर्फ काम करना है और पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए करना है और पाकिस्तान के लिए करना है। तो वो आगे से कहता है, उसने कहीं कहा कि मैं शाहीवाल का हूँ, तो कह क्या रहा, स्पीकर खुला था। हाँ। कहते तारिक साहब मैं भी आपके इलाके का हूँ। तो कहाँ का? तो कहता है सहीवाल का। कहते नहीं सहीवाल के नहीं हो, तुम गलत वाल के हो। बिल्कुल सही, उनके सामने तलफ़ुज़। अच्छा सर, फिर एक और चीज़, हम आपको भी देखते हैं, मैं और भी जितने सीनियर्स, अभी नाम जो है ना मैं अगर भूल जाऊंगी, भूलना भी क्या क्योंकि फहरिस्त लंबी है। कवी खान साहब की बात करें, फिर हम सोहेल अहमद साहब की भी बात, तारिक अजीज साहब की फिर अगर सबसे पहले बात करें, सब नईम ताहिर साहब की भी बात करें, जी। इरफान खूसट साहब, ये तवील फहरिस्त है, जमील फ़खरी साहब, वो भी। सर ये तमाम जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वक्त के पाबंद, जो वक्त दिया सब है वक्त के पाबंद थे, उससे 20-25 मिनट पहले आ जाते थे, लेट नहीं हुआ करते थे। जी हाँ, ये थोड़ा सा इस हवाले से बात करते हुए। जी, हम सब में ये आदत स्टिल अब तक भी है। उसमें सबसे ज्यादा जो कवि खान भी ये बात करते थे, और फिल्म के आगा तालिश, वो कहते थे यार जो टाइम दो उस टाइम पे आ जाओ, क्योंकि आप कमिटेड हो, आगे काम हो ना हो उसको छोड़ दो। अब आ गए हो, सारे दिन फारग बैठे रहो, एक शॉट भी नहीं हुआ आपका तो ना हो, कोई ऐसी बात नहीं। आप कमिटेड रहोगे, जिंदगी में कामयाब रहोगे। तो कमिटमेंट इट इज कमिटमेंट, उससे नहीं पीछे हटना। आपने ये नहीं कहना कि मुझे लाके बिठा दिया, मुझे फलां कर दिया, ढींग कर दिया। नो, जो टाइम दिया उस टाइम पे पहुंचो। कामयाबी का राज इसी में, और सच्ची बात है। और बिल्कुल हमने देखा भी है ख़वातीन हज़रात, हम तारिक अजीज साहब की जिस तरह बात कर रहे हैं, और तारिक अजीज साहब को याद करते हुए वक्त के पाबंद, डिसिप्लिन्ड, पंक्चुअल, होमवर्क एंड तक करना। हो यानी होमवर्क में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। ये नहीं था कि एक तवील अरसे से तारिक अजीज शो कर रहे हैं तो उनको पता है। और तो सर थोड़ा सा इस हवाले से भी बात करते हैं। होमवर्क तो बहुत करते थे वो, घर में भी बैठ के करते थे, उसके बाद यहाँ आके बहुत ज़्यादा करते थे शो से पहले, बहुत ज़्यादा, बल्कि बिल्कुल जहनी तौर पर तैयार होके जाते थे कि वहाँ कोई ऐसा ब्लंडर ना हो जाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। और चलते शोज़ में भी कोई चीज़ आ जाती थी तो वो भी करते थे, लेकिन पक्का शो जिसे हम कहते हैं ना, वो घर से ही तैयार करके जाते थे। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये उनकी एक मतलब उनकी कवि साहब भी इसी तरह ही, मैंने जैसे जमील फ़खरी, इरफान खूसट और दोस्त जितने भी पुराने हैं हमारे साथी, वो सारे इसी चीज़ को तरजीह देते थे कि नहीं घर से। जब हम ड्रामा करते थे ना तो चूँकि उसके पहले मिल जाता था, रेसल्स होती थी 8-10, तो उसमें हम घर से भी याद करके आते थे, ज़हनी तौर पे तैयार होके, तो आके प्रोड्यूसर से फिर डिस्कस करना, उसको बनाना, ये एक फ़ायदा होता था। अब करंट जो हैं उसमें मैंने देखा है कि जो टाइम की पाबंदी नहीं करते, जिसकी बात आप कर रही हैं, तो जब शॉर्ट पे आते हैं तो वो चीज़ नहीं सामने आती। ऐसा ही है। तो फिर वो डायरेक्टर या जो भी होता है प्रोड्यूसर, वो कह रहा होता है कि ये चीज़ है आप में और इनमें। बिल्कुल ऐसा ही है।
वो अब भी वही काम करते हैं जो पहले करते थे, उसी तरह मेहनत करते हैं। आप लोग मोबाइल पकड़ के बैठे होते हो, आना भी लेट और आते ही मोबाइल पकड़ लेना, जब कहना जी आए जी रेडी, तो वहाँ आके भूल जाते हैं सब। ख़वातीन सब कामयाब और बड़े लोगों की निशानी ये होती है कि वो वक्त के पाबंद होते हैं, वक्त को ज़ाया नहीं होने देते। सर, तारिक अजीज़ साहब से आपकी पहली मुलाकात आपको याद है? ये तमाम वाक़यात तो हो गए, लेकिन पहली मुलाकात कब हुई थी? पहली मुलाकात हुई थी, ये रेडियो स्टेशन पे एक बना था, आर्टिस्ट इक्विटी बनी थी, ठीक है। उसका एक दफ्तर बना था रेडियो स्टेशन के सामने, तो आर्टिस्टों की फलाह बहबूद के लिए सब लोग इकट्ठे हुए, तो तारिक अजीज़ सब लीडर थे तब बने। उन्होंने कहा ये करना है, वो करना है, आर्टिस्टों के मसाइल हैं वो हल कराने हैं, ये करना है, वो करना है। तो पहली मुलाकात मेरी उनसे वहाँ हुई थी। तो वो हमने मार्च भी किया था अपने मुतालबात के लिए। तो मुझे कहते हैं, ओए तू ए बूट पहनने बड़े, तब वो बड़े बड़े हील वाले होते थे उस ज़माने में ना, बूट शूट लाओ, नंगे पैर जाना है। नंगे पाँव फिर हम चल के गए थे। तो चूँकि मैं ओबे करता था, बड़े भी थे, तो वो तब से फिर दोस्ती। सर, मुझे ऐसा लगता है कि खुशकिस्मत वो थे, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का साथ तो रहा, वो शुरू के साथियों में से पहली आवाज़, लेकिन किस्मत भी ख़ास मेहरबान थी। वो वन ऑफ दोज, अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, ब्लेस्ड सोल्स, कि अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास करम रहा है, मैंने देखा है ख़ास तौर पे। आप भी इस हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। करम तो अपनी जगह है ही, करम के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है, अल्लाह ताला की मेहरबानी से, लेकिन उसमें उनकी अपनी मेहनत बहुत शामिल है। बिल्कुल सही, उसमें बहुत मेहनत की है उन्होंने। वो खुद बताया करते थे, कहते जब मैं आया लाहौर में तो मैं स्टेशन के सामने एक छोटा सा वो है पार्क, वहाँ भी सोया हूँ, मैं लक्ष्मी चौक में भी सोया हूँ। ये सारी बातें वो खुद बताया करते थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। मैंने कहा नहीं, करना है, जो सोच के आए हूँ वो करना है, और वो किया। बिल्कुल। वो पता चला जी ये शुरू हो रहा है, टेलीविज़न शुरू हो रहा है, तो पहली आवाज़ बन गए। देखें ना अभी तारीख। बिल्कुल। और तारिक अजीज़ साहब, फिर इसका मतलब ख़वातीन हज़रात ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे ही जब स्क्रीन पे आए उसके पीछे एक स्ट्रगल प्रोसेस है, बहुत और struggle। हिम्मत इंसान को कभी ज़िंदगी के किसी मोड़ पे भी, किसी भी हिस्से में हारनी नहीं चाहिए, मेहनत को जारी और सारी रहना चाहिए। इसी के साथ सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। आपका शुक्रिया सर, आप शर्मिंदा ना करें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत सारी दुआएं, और इस स्टूडियो के साथ तो खास तौर पे आपकी फॉन्ड मेमोरीज हैं। जी जी बिल्कुल। कितने कितने प्रोग्राम्स और प्लेज इधर रिकॉर्ड हुए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ इजाज़ साहब मौजूद हैं, क्या पेश करेंगे? जी, मैं एक पंजाबी पेश कर रहा हूँ, शामा पै गई हैं, अरे वाह। जो कि हमारे बुजुर्गों का बहुत हिट आइटम है, और भी बहुत सारे आर्टिस्टों ने इसको गाया, और अब भी रीमेक हो रहा है, तो वो मैं ज़रा सुनाना चाह रहा हूँ। जी, बहुत सारी क्लैप में ख़वातीन हज़रात।
सैया रो गई नब्ज़ा खलो गया सैया रो गया नब्ज़ा खलो रुक रुक आवदा ऐसा अल्लाह जाने ओ वक्त नज़ा शामा पे वे आजा शामा पे गया सारा दिल ले गया सारा दिल ले गया ओए सारा दिल ले गया माया किथे बह गया ओए माया किथे बह गया पंछी कद गया लुकने गली ला लिया शमा पे आजा शमा पे आजा 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 शमा पे आजा शमा पे आजा शमा पे गया बूटे में काली दे रावे माही दे अजे ना तू मैं दूध से गली ला ले शमा पे आजा शमा पे आजा शमा पे गया जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग। और ब्रेक पर जाने से पहले एजाज शेर अली की आवाज़ में खूबसूरत सी परफॉर्मेंस, तो एक क्लैप हो जाए। क्या कमाल। बहुत शुक्रिया। एजाज, आप वैसे ही इतनी खूबसूरत आवाज़ है और फिर आपके ख़ानदान और एक अपनी भी पर्सनालिटी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। मैंने इनको डराया हुआ ब्रेक में, हालांकि मैं इतनी खौफनाक नहीं हूँ, आपको सच बता रही हूँ। आप सादिया अरशद से पूछ लें। सादिया अरशद साहिबा को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। और मैं देख रही थी कि क्या हो रहा है, और वाकई आपको ये इतनी स्वीट है और इतनी ज़बरदस्त इसकी पर्सनालिटी है, मगर कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से थोड़ी सी दहशत अगर फैला भी दी जाए तो कोई हर्ज नहीं। नहीं, वो जितनी जल्दी उधर स्विच होती ना, मैं डरा हुआ हूँ बेचारे सहम के बैठ। अच्छा, डरना छोटा लगा, सहम के बैठ। ये आर्टिस्ट के लिए इतना काफी होता है देखना। बेचारे काफी परेशान हो रहे हैं देख के। ख़वातीन हज़रात, वो इसलिए हुआ क्योंकि आज हमने आपकी लेनी है लाइव कॉल्स। तो लाइव कॉल्स के लिए हम टेलीफोन लाइंस चेक कर रहे होते हैं ब्रेक में। तो आपको ये नंबर मैं बताती चलूँ, आज फी बंदा एक सवाल सादिया अरशद से आप सवाल करना चाहें 042992000628 हमारा नंबर है जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। प्लीज़ टीवी की वॉल्यूम बिल्कुल ख़त्म कर दीजिएगा ताकि आपका और हमारा राब्ता प्रॉपर तरीके से हो सके। अच्छा इजाज़, आपका स्टार क्या है ये बताइएगा। मेरा स्टार्ट यही का बचपन से म्यूज़िक ही सुना, ठीक है, लेकिन मैं प्रॉपर जब प्रोफेशनली आया हूँ तो मैंने कवाली शुरू की। सही। आपका मंथ कौन सा है पैदाइश का ये बताएं पहले। डेट और महीना। दिसंबर। जी जी। और कौन सा दिन बना, यानी तारीख क्या बनी? अच्छा 28 दिसंबर। तो इनका स्टार क्या बना? ये उसमें कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन। हाँ, कैप्रिकॉन में। और ये तो मेरे जैसे हैं, हाँ। मैं भी कैप्रिकॉन हूँ। वो कहेंगे मैं आप जैसा नहीं। यही मैं कहने लगी थी कि उन्होंने बिल्कुल इनकार कर देना कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एक्चुअली कभी कभी होता है कि जिस तरह कैप्रिकॉन की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि कभी कभी दे वांट टू बी इन देयर ओन जोन। ठीक है, अपनी एक जोन चाहिए होती बिल्कुल। है।
और उस जोन में जैसे ही कोई एंटर होने लगे ना तो ये फौरन अपना ऑरा क्लियर करते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। आपके साथ ये होता होगा, बिल्कुल। आपके साथ भी ऐसा ही होता है। तो वो फौरन वो एक स्पेस चाहिए होती है, कहते हैं मी टाइम, वो मी जोन, वो वाला जोन चाहिए होता है। और उसमें जैसे ही इसको आप नेगेटिविटी कहें, नेगेटिव पीपल कहें, कुछ भी कहें, तो फौरन कुछ लोग होते हैं कि कर्टियस नहीं कहते, ऐसी कोई यहाँ पे तकल्लुफात नहीं चलते, फौरन से पहले कह दिया जाता है आई एम सॉरी, ये नहीं हो बिल्कुल सकता। सही। तो ये वाली पर्सनालिटी थोड़ी सी सही। आती होगी। बिल्कुल सही। अच्छा, मजीद भी जरा इनके बारे में जरूर जानेंगे, लेकिन इकरा है भक्कर से। जी म्यूजिक बंद कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम इकरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, दुआएं। अच्छा जी, किसके बारे में पूछना चाहेंगी? जी मैं अपनी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। ओके, बताइए तारीख और पैदाइश। मैं 13 अगस्त सन 2001 में पैदा हुई थी। 13 अगस्त 2001। ठीक है जी। शादी के बारे में कोई स्पेसिफिक सवाल है या बस जनरल शादी के बारे में पूछना चाहेंगी? ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी शादी कब तक हो जाएगी। अम्मी को बहुत टेंशन रहती है मेरी शादी की। तैयारियां मुकम्मल हैं आपकी? जी हाँ? जी। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला जल्द। जी She's लाइव so जवाब sweet। सुनिए। और मुझे लगता है कि अम्मी को तो रहती है मगर खुद को भी बहुत रहती है। अच्छा, इनकी उम्र टेक्निकली तो इतनी, शी इज हाँ, टू यंग, she's too शी young। इज टू यंग। और अच्छा, इसमें ये है कि आई थिंक कि जिस तरह एक होता है ना इंसान को, जैसे मैंने कहा इस बच्ची को खुद भी मुझे लगता है कि शी वांट्स टू गेट मैरिड, बट इनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अर्ली मैरिज मुझे नज़र नहीं आती ठीक है। है, थोड़ा सा वेट आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 years। अच्छा, okay, 3 to 4 years हैं। और खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि जिसको हम कहते हैं कि अर्ली कोई कमिटमेंट हो, कोई अर्ली को ऐसा मामला चले और जिसमें कोई गड़बड़ आए, मामलात हो कि ख़त्म होने के चांसेस, इस तरह की इंडिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, जिसको कि मैं समझती हूँ कि इनको इस तरफ नहीं जाना चाहिए। और ये अल्लाह ना करे कि ये, क्योंकि पिछला ये जो साल चला होगा ना, इसमें भी कुछ इस तरह के मामलात चले होंगे, कोई बात बनी होगी कुछ इस तरह से, कोई गड़बड़, जो कि इस साल के अंदर भी इस चीज़ का अंदेशा है। यानी इसका मतलब है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और मैं कंपैटिबिलिटी वाली बात फिर वही रिपीट करूंगी, मैं वीकली में भी करती हूँ, तो आई थिंक कुछ इस तरफ इनको देखना चाहिए, बिल्कुल अभी नहीं है। ठीक है जी। जुनैरा है लैया से। जी अनम, इसको बंद कर दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जुनैरा। जी मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। 29 अक्टूबर 1999 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। 29 अक्टूबर 1989। नाम क्या है भाई का? 1999। ओके, 1999 1999। नाम क्या है भाई का? सईद अरशद। सईद अख्तर, सईद असद। ओके, क्या पूछना चाहेंगी? जी वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं कि हम जानना चाहते हैं उन्हें फायदेमंद भी होगा कि नहीं। ठीक है, बिजनेस के बारे में। ओके ठीक है जी, बिजनेस का स्टार्ट करना चाहते हैं, फायदेमंद होगा कि नहीं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इनके भाई के बारे में, अपनी फैमिली से सबसे डिफरेंट बच्चा है। एक होता है ना फैमिली की कोई ट्रेडिशंस ट्रेंड्स को लेकर चलते, ऐसा नहीं होने वाला है, सबसे डिफरेंट है। और बिल्कुल बिजनेस करेगा। और ये जनाब कुछ करेंगे सितंबर अक्टूबर में, जब ये करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। इससे पहले तो मैं इसको करने का भी मशवरा भी नहीं देती, क्योंकि ये जो किसी भी काम में हाथ डालता है ना, तो इसको थोड़ी देर के करने के बाद इसको लगता है कि नहीं बस आई एम डन। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा है। सितंबर अक्टूबर में करे ज़्यादा बेहतरी है, और स्मॉल स्केल पे करें। Okay. तो इसके ख्वाब है बहुत बड़े बड़े, और इस तरह से स्मॉल स्केल पे करें, चीज़ें बेहतर है। सितंबर में जाके जो भी अभी ये प्लानिंग करें ना, उसको सितंबर में होना भी है तभी तकरीबन है, सितंबर में जाके करें, इंशाल्लाह बेहतर। अच्छा, ये भी मैं आपको एक बताऊं कि जो असूल होता है ना बिजनेस का, वो ये होता है कि फ़ौरन ही नहीं फ़ायदा आपको देना शुरू हो जाता है, वो टाइम लगता है, टेक्स टाइम, तो थोड़ी पेशेंस भी चाहिए होती है। अच्छा जी, निमरा है। ओके, मेरे शहर जेलम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी निमरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, दुआएं। जेलम का मौसम कैसा है? जी बहुत गर्मी है यहाँ पे। आप बताएं इस्लामाबाद का कैसे है? इस्लामाबाद नहीं, लाहौर का बता सकती, इस्लामाबाद का मैं नहीं बता सकती। मुझे ओके नहीं। ओके, लाहौर। ठीक है, हम बारिश आपको भेज रहे हैं कल, फिक्र ना करें आप। ठीक है जी। अच्छा, क्या पूछना चाहोगे, बताओ। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे भाई जो बड़े हैं उनकी शादी फैमिली में होगी, आउट ऑफ फैमिली में। उनकी डेट ऑफ बर्थ 22 फरवरी 1999 है। 22 फरवरी 1999। ओके, और नाम क्या है जी भाई का? मोहम्मद रजान। मोहम्मद इनाम।
मोहम्मद फैजान। फैजान, फैजान, ओके ठीक है। मोहम्मद फैमिली में शादी है जी, क्या है? शादी के बारे में पूछना चाह रही है ना, राइट? जी शादी के बारे में पूछना है कि फैमिली में होगी या आउट ऑफ फैमिली में। ओके, थैंक यू सो मच। लाइव जवाब सुनिएगा। शादी फैमिली में होगी या बाहर होगी? फैमिली जानने वालों में हो सकती है। मैं एग्जैक्टली ये तो नहीं कहूँगी कि फैमिली में ही होगी, लेकिन ये बच्चा अपनी पसंद से करेगा। ठीक इसका मेंटालिटी नहीं जब तक किसी के साथ मिलेगी ये रह ही नहीं सकता। तो इसमें हर्ज की बात तो नहीं है? बहुत चूजी अच्छा, है ये ओके। बच्चा, और अच्छी बात है। और ये भी मैं इनको बताऊं कि कुछ इनकी फैमिली की है, जो इनकी फैमिली जो होगी ना कि फैमिली में कर दिया जाए, जानने वालों में हो और ऐसे हो, विद ड्यू रिस्पेक्ट इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस बच्चे को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए और इसको अपनी चॉइस खुद अपनी मेक करनी चाहिए, और थोड़ा सा इसको टाइम दे तो ज़्यादा अच्छा है। इनकी इससे बच्चे से ज़्यादा यानी कि इनके घर वालों को जल्दी है इसकी शादी की। फैमिली प्रेशर में आके फैमिली अल्लाह ना करे प्रेशर में जल्दबाजी आके ये कर कोई लें तो। गड़बड़ करेंगे, बिल्कुल तो ठीक। बेहतर है कि इसको थोड़ा सा टाइम देंगे। बिल्कुल सही। हाँ जी, आने वाला हफ्ता जनरली अगर हम बात करते हैं सितारों का, अच्छा है, पॉजिटिव है। और ये एक किनको एहतियात की जरूरत है ये बताते हुए? थोड़ा सा जो कहते हैं वॉच करने वाली जो रखना चाहिए, एक तो लियोस को रखना चाहिए। लियोस के लिए आगे भी थोड़ा सा जो वक्त होगा थोड़ा सा डिफिकल्टी में होगा, फाइनेंसिस के हवाले से होगा। फाइनेंशियल जो सिचुएशन है, वैसे तो मैं बताऊँ एरीज टू पाइसिस सबके लिए फाइनेंसिस थोड़ा सा इसको मतलब ट्विस्ट आएगा। जिन चीज़ों पे बहुत से लोगों के होते हैं ना कि पॉज लगे हुए थे, चीज़ें रुकी हुई थी, वो आगे की तरफ थोड़ी सी चेंज होंगी, शिफ्ट आएंगे। बहुत सी पेंडिंग चीज़ें, पेंडिंग काम आगे की तरफ ज़रूर चलेंगे, बेहतरी आएगी। अब 17th के बाद वैसे भी बेहतरी का टाइम है, 17 जून के बाद बेहतरी का टाइम है, अच्छी चीज़ें आएंगी, बेहतरी आएगी। इसको मैं सिर्फ एक लाइनर में यूँ कहूँगी कि चीज़ें उन लोगों के लिए बेहतर होंगी, इसको हम कहते हैं पास्ट कार्मा, यानी कि जिन्होंने अच्छे काम, अच्छी डीड्स की होती है, उनके लिए अच्छे मामलात आते हैं। ग्रीडीनेस का लेवल हर एक के अंदर थोड़ा सा आएगा, उसको थोड़ा सा आप लोगों ने कंट्रोल करना है, मेंटेन करना है। बहुत सी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, बहुत अच्छे मामलात आने वाले हैं, हर एक के लिए चीज़ें ठीक होंगी। पेंडिंग जिनके काम थे उसके रिजल्ट सब मिलेंगे। बिल्कुल सही। और ये ख़वातीन के साथ वैसे भी बहुत ज़रूरी, कार्मा अंग्रेज़ी में हम कहते हैं कि जो आप करते हैं वही वापस लौट के आता है। तो आप अगर अच्छा करेंगे तो अच्छी चीज़, अच्छाई वापस लौट के आएगी, बुरा करेंगे तो फिर बुराई वापस लौट के आती है और आप पे असरअंदाज होती है। अच्छा जी, दोबारा नंबर बताती चलो, 042990000628 हमारा नंबर है जी। सलमा उकाड़ा से। अस्सलाम वालेकुम सलमा। वालेकुम अस्सलाम जी सलमा, किसके बारे में पूछना चाहेंगी? मैं अपने बारे में पूछना चाहूंगी। जी बताएं। हाँ, मैं एक्चुअली जॉबियन हूँ, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं ना रिसेंटली मैं ट्रांसफ़र करवाना चाह रही हूँ जहाँ पे मैं जॉब कर रही हूँ वहाँ से, तो क्या वो मेरे लिए सूटेबल होगा? अच्छा ओके, आप जहाँ जॉब कर रही हैं वहाँ से ट्रांसफ़र करवाना चाह रही हैं? जी। ओके, डेट ऑफ बर्थ? अच्छा जी, और डेट ऑफ बर्थ तो बता दें जल्दी से। 3 अप्रैल 1991। ठीक है जी, अप्रैल 1991। 3 अप्रैल है? 3 अप्रैल ही है ना जी? 3 अप्रैल है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। लाइव जवाब सुनिएगा जी। जी ओके, एक्चुअली उन्होंने सवाल पहले, अच्छा जी, बिल्कुल इनके लिए अच्छा है, और बल्कि चेंज आ भी जाएगा। और ये कोई कोशिश करी होंगी मार्च से, ठीक है, मार्च से कॉन्टिन्यूसली कोशिश करी होंगी, बट इनको कोई आएगा, कोई मिड जुलाई आ जाएगा जहाँ पे जाके इनका चेंज आएगा, एंड दैट विल बी वेरी गुड, वेरी हैपनिंग। बहुत अच्छा है इनके लिए। वही बात है कि जो इन्होंने कोशिश की है वो आखिरकार पॉसिबल हो जाए, यानी इनके लिए ट्रांसफर करना अच्छी बात है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड। एजाज भाई, आप कहीं ट्रांसफर होना चाहते हैं? फिलहाल तो इधर ही रहना पसंद करेंगे, कोई मसला तो नहीं है, कोई टेंशन हो आप मुझसे अच्छा, रब्ता इनके कर बारे में एक और चीज़ हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं, ये अपनी चीज़ों को बहुत आराम से करते हैं, बहुत धीमे धीमे, और हैं पैशनेट हैं अपने हर चीज़ के बारे में, और कहते हैं ये इस चीज़ पे शायद बिलीव भी रखते होंगे, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। यानी जोश से ज़्यादा होश से काम, बहुत वेरी कहते हैं बहुत ठहराव के साथ चलते होंगे, बड़े पेशेंसली हर चीज़ को लेकर चलते होंगे। जिस तरह मैंने कहा ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये इनका एक स्लोगन टाइप। अच्छा, देखते हैं कि रजिया आप जैसी हैं कि नहीं, तहम्मुल मिजाज हैं कि नहीं। जी हम, मेरा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम रजिया। जी वालेकुम सलाम। जी कैसी हैं आप, ठीक हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। जी अल्लाह का शुक्र, दुआएं। रजिया जी, मुझे लग रहा है कि आप अपने बारे में पूछना चाह रही हैं। जी नहीं, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। बताएं। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 21 फरवरी। 21 फरवरी
25 फरवरी ओके, और 25 फरवरी सन 1986 है। ठीक है जी। और नाम क्या है बेटे का? नाम है हसन। ठीक है जी, सॉरी नाम बताइएगा दोबारा। हसन। हसन है। लेकिन 25 फरवरी मुझे सन 25 है, 25 25 फरवरी सन क्या है? 1998। 1986। ओके। क्या पूछना चाहेंगे? ये बच्चे का कोई काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ये बच्चा बहुत डिप्रेशन में है। इस बच्चे को ये बताओ, ये कहता है मैंने बाहर जाना है, मुझे बाहर भेजो। कोई काम नहीं हो रहा हमारा, हमारे घर में बहुत ज्यादा परेशानी है। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे दोबारा कंफर्म कर दीजिएगा क्योंकि पैनल से कुछ और ईयर बताया जा रहा है। 86 ही है आपके बेटे की? ओके, 86 ही है जी। अच्छा, मुझे वैसे 96 समझ में आई थी। अच्छा, मुझे पैनल से 86 का गया। ख़वातीन हज़रात, मैं आपको ये थोड़ा ज़रूर बता दूं, आप कहेंगे कि जी ये यहाँ से अक्सर औकात आप लोगों की जो कॉल्स आती हैं कहीं पे टेलीफोन लाइन क्लियर नहीं होती, तो जब आवाज़ क्लियर नहीं होती तो फिर ये जो IFB मुझे लगी हुई है, यहाँ से मेरे जो पैनल पे प्रोड्यूसर हैं और टीम है वो मुझे साथ साथ बता रही होती हैं, तो मैंने कहा मैं ये क्लियर आपको ज़रूर कर दूँ। मुझे बताया जा रहा है कि 86 है जी। ओके। इनके लिए ना लास्ट 2.5 ईयर्स अच्छे नहीं थे, पिछले 2.5 साल तकरीबन। और मैं इनको मशवरे दूंगी कि इस साल नवंबर तक वेट करें। ये इन्होंने बाहर जाने का कहा है, बाहर जाने इनके लिए को बहुत सूटेबल सिनेरियो नहीं है। जाएगा भी ये बच्चा ना बेसिकली क्या करता है कि हर चीज़ बहुत पैनिक जल्दी डिसीजंस लिए, फिर खुद ही ख़त्म कर दिए, डिसीजंस लिए बहुत खुद ही ख़त्म कर देता है। और इसकी मुझे अगर तो ये 86 है, चूँकि मुझे 86 समझ आया है जो सन है, और मुझे ऐसा लगता है कि इनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए अपनी लाइफ में। ये साल का नवंबर खत्म, इसको हम बोलते हैं बेसिकली, इसको हम कहते हैं 60 सती, ठीक है? ये एक होता है 7 इयर्स ऑफ 7 साल का। कैप्रिकॉर्न पे भी था जी, कुछ जी, ये इस वजह से ये फंसा हुआ है। ये नवंबर खत्म होगा, इसके लिए चीजें अपने आप आसान हैं। अच्छा, मैं टू बी ऑन द सेफ साइड, पैनल पे तो मुझे आपको लग रहा है 96 का। अगर 96 है तो क्विकली अगर आप बता दें, क्योंकि वील बी ऑन द सेफ साइड। एक्चुअली ना मैं आपको बताऊं, सिनेरियो टोटल चेंज होता है, सो लेट इट बी 86। ओके, वो फिर एक टोटल कहानी, टोटल मामला। इसका मामला फिर ये करते हैं कि आप हमें मेल कर सकते हैं या मैसेज कर दोबारा से सकते हैं। बता अगर दिया आपको लगता है कि ये डेट ऑफ बर्थ हमने ईयर गलत लिखा है और उसका कैलकुलेशन किया, तो फिर इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इसको हम कर लेंगे। बट 86 ही मुझे बता रहा है। थैंक यू सो मच सादिया, माय प्लेयर जी, बहुत शुक्रिया। बड़ा मुश्किल काम है जी, ये काम आसान नहीं है। अब आपको आई है समझ इजाज भाई? बिल्कुल। हो क्या रहा है ये सारा मामला? मैं वैसे हैरान हूँ सच में कि फौरी 1 मिनट में ये बता रही है। हाँ, आप अपने बारे में पूछे तो 1 मिनट ज़्यादा है, उससे भी कम मिनट। अच्छा, वैसे इतना कैसे जानते हैं कैप्रिकॉर्न के बारे में? देख ले। अच्छा, अब लंबी गप्पे नहीं हमने मारनी, हमने ब्रेक की तरफ भी जाना है, लेकिन उससे पहले जो है वो जज्बाती हो गए ना, हम टाइम प्रॉपर देंगे। सादिया का शुक्रिया अदा करते हुए बहुत इजाज भाई क्या पेश करने वाले? मैं एक गज़ल सुना रहा हूँ, कवाली, और मैंने उसको अभी रिलीज़ भी किया है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। बहुत सारी क्लैप पे ख़वातीन और हज़रात। मुझको प्यार तुमसे है, मेरा दिल निसार हो गया, मेरा दिल निसार हो गया, मेरा दिल निसार हो गया, मेरा दिल निसार हो गया। हाँ, उधर पर्दे का सिरकना था, इधर मेरा दिल निसार हो गया, 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 मुझको तुमसे प्यार हो गया, मुझको तुमसे प्यार हो गया, प्यार हो गया, मुझको तुमसे प्यार हो गया।
के आर पार हो गया, दिल के आर पार हो गया, दिल के आर पार हो गया। ओ सनम दीवारों में तेरे, ओ सनम, ओ सनम, ओ सनम, ओ सनम दीवारों में तेरे, ओ सनम दीवारों में तेरे, मेरा भी शुमार हो गया, शुमार हो गया, मेरा भी शुमार हो गया। असर है निगाह यार का, असर है निगाह यार का, दिल भी ये कुमार हो गया, कुमार हो गया, दिल भी ये कुमार हो गया, कुमार हो गया, दिल भी ये कुमार हो गया। रे गा गा गा, रे गा रे गा रे गा, गा नि दा मा गा रे दा, सा ना गा दा नि दा नि दा नि दा मा गा रे गा मा गा रे दा नि दा, मेरा दिल निसार हो गया, निसार हो गया, मेरा दिल, मेरा दिल, मेरा दिल, मेरा दिल, दिल, मेरा दिल निसार हो गया। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद अनम जो है, शेफ़ अनम बस फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन ब्रेक के बाद डॉक्टर फ़रज़ीन मलिक साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है और इजाज़ भाई तो हमारे साथ मौजूद हैं ही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आज हम दोनों ने ग्रीन पहना और सेट भी ग्रीन है है ना? हाँ। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है पाकिस्तान जिंदाबाद। और आपने इतनी खूबसूरत आवाज़ इनकी सुनी है। बहुत अच्छा है, ये इतना अच्छा वो सुर है ना इनका, जो डिलीवरी, द वे ही इज डिलीवरिंग इज वो वेरी नाइस। बट मुझे जो बेस्ट बात इनकी लगती है ना, द हम्बलनेस। हाँ, जितने ये डाउन टू अर्थ है, जितने ये हम्बल है, और कहते हैं ना वो दरख्त जो फलदार होता है वही झुका हुआ है। ऐसा ही, वाह वाह वाह। और ये इनकी तरबियत खानदान की, इनका काम कमाल है, इनकी खानदान की तरबियत का ये कमाल ज़ात है। फिर आप भी ऑब्वियसली उसको ऑप्ट किए, तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी डॉक्टर साहिबा, और आज एक ऐसा मौजू ख़वातीन और हज़रात जो हर कोई अपने साथ ज़रूर रिलेट कर सकता है, और मुझे तो अब लगता है यंगस्टर्स भी अपने साथ रिलेट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक ख़ास एज हुआ करती थी, एक ज़माने में हम सुनते थे कि इस एज के बाद जोड़ों का दर्द होगा, तो आप पहले से अपने आप को तैयार कर लें, एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, अपनी ग़िज़ा या दवाइयाँ वगैरह। लेकिन अब हम देखते हैं बच्चों में भी, यंगस्टर्स में भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जोड़ों का दर्द बहुत आम नजर आता है सुनने को। सुंदर साहब, यकीन माने कि हमने टॉपिक का इंतखाब ही इसीलिए किया है क्योंकि हमें यही क्वेश्चंस आ रहे हैं कि 15 से 20 साल की उम्र के नौजवान जो हैं वो कहते हैं कि हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमारे घुटने क्रैक करते हैं, उनमें से आवाज़ आती है। आखिर इसकी वजह क्या है? ये तो 50 साल की उम्र से आगे जाके कोई चीज़ होनी थी। तो उसकी वजह यही है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में अगर जॉइंट पेन शुरू हो जाएं तो फिर आगे जाके क्या होना है, पहली बात। अच्छा, अब इसकी वजूहात क्या हैं जोड़ों के दर्द की? ठीक है, 5-6 वजह जो कॉमन और मोस्ट मेजर हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक तो ये यूरिक एसिड का ज़्यादा होना, ऐसा ही है। हमारी ग़िज़ा में फ़ास्ट फूड का रुझान है बच्चों में, इसके अलावा बड़ों में गोश्त वगैरह का रुझान ज़्यादा है, पानी कम पीते हैं, इतना ज़्यादा ये रुझान बढ़ता जा रहा है। इवन मुर्गी का गोश्त भी बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं कि उसकी वजह से यूरिक एसिड की तादाद जब बॉडी में बढ़ती है तो आपको बॉडी में और जोड़ों में दर्द शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके क्रिस्टल्स सुइयों टाइप के जाके जॉइंट्स के अंदर बैठ जाते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से सोजिश वगैरह बन जाती है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस भी अगेन होता था 60 साल की उम्र से आगे जाके, वो एक सिंगल जॉइंट में हो गया। उसकी वजह क्या है कि दो हड्डियों के दरमियान अल्लाह ताला ने, कुदरत ने एक कुशन मुहैया किया हुआ है, वो कुशन ख़त्म हो जाता है तो दो हड्डियाँ
हड्डियां जब रगड़ती हैं आपस में तो वो बहुत प्रॉब्लम देती हैं। और लोगों को अमूमन जब नमाज पढ़ने में प्रॉब्लम हो, बैठने में दो जानूओं के, तो बड़ा मसला होता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का ये वजह है। तीसरी वजह आती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसका आपने सुना है, जिसको गैंटिया बोलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बड़ा ही एक किस्म का जानलेवा और डिसेबिलिटेटिंग जो है वो डिजीज़ हो जाती है कि इंसान के जो बिल्कुल एक ज़माने में जोड़ अकड़ जाते थे, अब तो शुक्र है मॉडर्न मेडिसिन ने उसका इलाज निकाल लिया। इलाज ऐसा सच नहीं कि वो आगे ना बढ़े, प्रोग्रेशन रोक दिया। तो अब ये है कि अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपकी अपने ही जोड़ों के खिलाफ आपकी अपनी ही बॉडी एंटीबॉडीज बना देती है, ठीक है। वो खुद ही खिलाफ हो जाती है, जिसकी वजह से सोजिश होती है। इसके अलावा वायरल और बैक्टीरियल डॉक्टर साहब, लेकिन फिर जो जोड़ों का दर्द है ज़्यादातर अमूमन ख़वातीन के साथ इसको एसोसिएट भी किया जाता है, फिर कहते हैं कि कैल्शियम की कमी है, फला फला चीज़ है, इसलिए एसोसिएट किया जाता है सुंदर, क्योंकि चाइल्ड बेयरिंग एजेस में होते हैं। और जब आपकी प्रेगनेंसी सक्सेसिव प्रेगनेंसीज हो जाएं एक खातून को, उसके बाद फिर उनका कैल्शियम कम, विटामिन डी कम, आयरन कम, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। बट आप हैरान होंगे सुन के कि मर्द हजरात में भी ये चीज़ अब बहुत कॉमन हो रही है। और वो सिर्फ हम घुटनों की बात नहीं करें, किसी को रिस्ट में पेन है, एल्बो में, शोल्डर्स में पेन है, गर्दन में पेन है, जो कड़ाके की आवाज़ आती है, एग्जैक्टली ये कड़ाके जो है ये नॉर्मल और ठीक भी होते हैं। लेकिन अगर आपको दर्द के साथ या आपको किसी जोड़ में चलते हुए पेन हो रही है, या उसकी मूवमेंट पे पेन हो रही है, या उसमें सोजिश डेवलप हो रही है, वो सूज रहा है, तो आपको फटाफट डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। बिल्कुल से। अच्छा जी, प्री प्रेपरेशन क्या की जा सकती है, हाँ, इससे बचाव सबसे पहले है? तो हम थोड़ी सी डाइट के ऊपर बात कर है। लें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में बात की जाती है। सोजिश को जब भी कम करने की बात हो ना बॉडी में, तो ओमेगा 3 की बात होती है, और वो फिश में होता है, यानी कि मछली में होता है, जो चर्बी वाली मछली होती है उसके अंदर होता है। इसके अलावा वो उसके अंदर होता है वॉलनट्स जो हैं, ये अखरोट वगैरह, अंडे वगैरह के अंदर। सो ये चीज़ें इस्तेमाल करें। बल्कि एक रिसर्च हुई थी जिसमें उन्होंने आम गोश्त खाने वाले और फिश के दरमियान जो था मुआजना किया था, तो उन्होंने देखा कि सोजिश बहुत कम हुई उन लोगों में जो कि एज गोश्त या एज प्रोटीन अपने फिश यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अगली चीज़ जो है वो दूध है। अब दूध तो हमेशा से, अगर दूध नहीं पी सकते तो दही, दही नहीं पी सकते तो पनीर, घर का बना हुआ कॉटेज चीज़ वो ज़रूर इस्तेमाल करें। आपको पता है हम लोगों की कई ईस्टर्न हांडियों में भी पनीर पड़ता है, लेकिन हम उसको लिफ्ट ही नहीं कराते। लेकिन वो बहुत अच्छी चीज़ होती है जो हमारी वालदा या जो हमारी नानी दादियाँ देती थी। उससे आपकी बोन्स और आपके जोड़ जब सब तवानाई पकड़ेंगे तब तक कैसे वो सही रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। एजाज, आप कितना खुराक का ख्याल रखते हैं अपनी? और बहुत ज़्यादा, है ना? बहुत ज़्यादा। मसलन क्या होती है खुराक? देसी ज़्यादा होती होंगी? हम देसी खाते हैं, और देसी घी में स्पेशली खाने के तो हम सारे शौकीन होते हैं मेरे। लेकिन हम लोग आर्टिस्ट जो हैं, हम ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवलिंग में फिर ये हो जाता है कि मुर्दा बदस्त जिंदा, तो फिर जो मेहमान होते हैं फिर जो मिल जाए वो खाना पड़ता है। लेकिन मैं बहुत एहतियात करता हूँ जिसके साथ आपका ऑब्वियसली, एंड यू लुक फ्रेश एज वेल, तो इसलिए मुझे लगता है कि खालिस ग़िज़ा। दूध का भी इस्तेमाल करते हैं? बहुत करता हूँ दूध। और अच्छा, मीट अगर गर्मियों में तो फिश नहीं खानी, तो फिर उसके लिए इजाजत है। उसके देखें जो हमारे ये हमारे कल्चर में ये हमारे कल्चर में है कि हमने फिश नहीं खानी, लेकिन हफ्ते में 2 दफ़ा फिश जो है बहुत थोड़ी सी उसकी तादाद जो है वो ले लेनी चाहिए। और अगर नहीं खा रहे तो फिर कम से कम अपना गोश्त जो है वो कम रखें, उसको दही के साथ मिला के, सलाद के साथ मिला के खाएं, ताकि आपका यूरिक एसिड बढ़ने ना पाए। क्योंकि हम लोग दालें भी खाते हैं, हम लोग ये बेसन की बनी हुई चीजें भी खाते हैं। ये भी तो है ना कि मछली अब 2-2, 3-3 किलो तो नहीं एक वक्त में खानी, वो तो वैसे भी नहीं सही होगी सर्दियों के मौसम में। हम तवाज़ुन की बात ही कर रहे हैं और हम इत्तेदाल की बात सबसे पहले करते हैं। तो गर्मी में अगर थोड़ी खा लेंगे मिकदार में, तो आई थिंक इट्स फेयर इनफ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जो हम बात कर रहे थे कि ग़िज़ाएं कौन सी, मैंने आपको दूध वगैरह का बता दिया। बेरीज यानी कि जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो सोजिश को कम करती हैं, उसमें आता है जनाब आपकी ये शहतूत आ गए, फिर उसके बाद स्ट्रॉबेरीज आ गई, फिर पाकिस्तान में मेरे ख्याल में यही बेरीज होती हैं, ब्लैकबेरीज। और ये तो नहीं, ये तो जामन भी हो सकता है एक किस्म का। जामन बिल्कुल, देखो फल सारे अल्लाह ताला की कुदरत से जितना करीब जाओगे उतना ही बेहतर है। वो लेकिन जामन डायबिटीज के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन एनीवे कोई भी फल आप खा रहे हो वो आपकी सोजिश को कम करेगा, ज्यादा नहीं करेगा। ठीक है, एतदाल में रह के जो हम बात कर रहे हैं वो। अच्छा, इन्होंने देसी घी की बात की, देसी घी कितना मुफीद? मैं उसी तरफ आ रही हूँ कि हम देसी घी इस्तेमाल करें, लेकिन थोड़ा इस्तेमाल करें। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। ऑलिव ऑयल ने बहुत इन्फ्लेमेशन कम की लोगों की। और इवन थोड़ा इस्तेमाल अगर हम कोकोनट ऑयल का भी करें, थोड़ा प्लीज, थोड़ा बिल्कुल, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है जोड़ों के लिए, आपकी हड्डियों के लिए। अच्छा, एक और चीज़, हल्दी, लहसुन,
अदरक, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज शेयर करना चाहती हूँ गोल्डन मिल्क की रेसिपी। गोल्डन मिल्क को गोल्डन मिल्क इसलिए कहा जाता है कि उससे जोड़ों या जिस्म में आम दर्द भी हो तो वो बहुत हद तक 2-3 दिनों में ही उसका फ़र्क होना शुरू हो जाता है। आपने ये करना है, आपने थोड़ा सा पानी लेना है, तकरीबन लेट से 1/4 कप, चौथाई कप। उसके अंदर आपने अदरक को उबालना है, उसके साथ आपने थोड़ी सी दारचीनी उबालनी है, उसके अंदर सौंफ डालनी है। सौंफ जो होती है वो भी सोजिश को उतारती है और साथ में दर्द को फ़र्क डालती है। और उसके अंदर आपने डालना है जनाब हल्दी, और वो हल्दी बाद में डालनी है, पहले इनको पका लें, फिर उसमें हल्दी आपने डालनी है 1/4 टीस्पून, चौथाई चमची। उसके बाद आप उसको आग से उतार लें, फिर आप उसके अंदर दूध डाल दें और वो दूध आप रात को पिएं। और आप सीरियसली ये देखेंगी कि 3-4 दिनों में इस कुदरती इलाज से जोड़ों के दर्द में बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये अगेन हैविंग सेड दैट, बीइंग अ डॉक्टर, और आप खुद भी डॉक्टर ख़ानदान से हो, आपको इतनी चीज़ें, हमारे नाज़रीन को भी पता है, आपको भी पता है कि डॉक्टरी इलाज को ये रिप्लेस नहीं करती। हाँ, ये ग़िज़ाई जो आप साथ में इलाज करते हैं ये उसके साथ साथ चलता है और आपको बेहतरी की तरफ ले जाता है। बिल्कुल सही। अब इन्होंने मछली की फिश ऑयल कैप्सूल्स भी तो लोग लेते हैं। बिल्कुल, बल्कि सुंदस जो हमारे जिर्राह हैं वो यूज़ करते हैं फ़िश ऑयल, जहाँ पे कोई स्प्रेन हो जाए, कोई दर्द वर्द हो जॉइंट्स की, तो वो लोग कहते हैं कि आप फ़िश ऑयल में रुई को डुबो के उस जगह पे लगा के उसके साथ हल्दी लगा के उसको 3-4 घंटे बंधा रहने दें और उसको ठंड ना दें, और उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। ऑफ कोर्स यू आर राइट। अगेन फ़िश ऑयल में क्या है, फ़िश ऑयल में वही चीज़ आती है ना, ओमेगा 3। तो ओमेगा 3 इज़ वरम कश, यानी कि आपकी वरम को ख़त्म करेगा। उसी तरह जिन लोगों को ब्लोटिंग होती है, मुंह पे सोजन होती है, हाथों में सोजन हो जाती है, तो सोजन को अगर आपने कम हो तो आप ओमेगा 3 सप्लीमेंटल यानी कि उसके वो कैप्सूल भी ले सकते हैं, या आप फिर ये ऐसी ग़िज़ा यूज़ करें। और विटामिन डी को प्लीज़ हाथ से जाने ना दें। विटामिन डी, ऑल्दो हम इतने सूरज वाले इलाके में हैं, लेकिन हमारी विटामिन डी हर एक के अंदर इनवेरिएबली कम आती है। बिल्कुल सही। इजाज़, ऑब्वियसली जिस तरह पूरी दुनिया में भी ट्रैवल करते हैं, कितना अच्छा लगता है पाकिस्तान की आप नुमाइंदगी भी करते हैं माशाल्लाह से, एंड देन यू बीइंग एम्बेसडर इसलिए कि जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं, आप में किसी भी शख्स में कोई टैलेंट है तो आप फिर एक मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं ना, कैसा लगता है? हाउ डज इट फील? बहुत अच्छा लगता है। हमेशा ही जब भी अब्रॉड कहीं भी जाने का मौका मिलता है तो मेरे ख्याल में हम लोग तो वैसे सूफिया के साथ रिलेटेड है, हम तो एक पीस का, लव का मैसेज लेके जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो बड़ा उसका अच्छा लगता है। दुनिया तक हम एक तबलीग भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और सूफियाना कलाम को जब तक खुद महसूस नहीं किया जाएगा तो उसको अदा भी नहीं उस तरीके से किया जा सकता, उसकी तासीर, उसका असर भी नहीं उस तरह होता। तो आप बड़ी उम्दगी के साथ माशाल्लाह करें काम। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। टिप ऑफ द डे हो गया, यही टिप ऑफ द डे भी हो गया। और जिन लोगों को जोड़ों में दर्द है, अगर उनका वजन ज्यादा है तो अपना वजन कम करें। बिल्कुल, क्योंकि आप अपनी जॉइंटों को तबाह कर रहे हैं, अपने जोड़ों को, अगर आप वजन ज्यादा। मेरे ख्याल में इस प्रोग्राम में ना ये सेगमेंट को आगे भी लेकर बढ़ेंगे ताकि मजीद हम वजन कम करने वाली बात को इसके साथ एसोसिएट करते हुए आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में ये टॉपिक अभी से ही सेट कर लेते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। और इजाज, आप हैं और ऑडियंस और हमारी क्लैप है, बहुत सारी क्लैप पे। कसम खुदा दी प्यारा लगने बाबल वीर मात गोल गदा सबके शिकबिला एक ते सोने देना अखियां दे विच ओ वसे नहे असाड़े हाथ यार फरीदा कद दूर ना ऐसा तेरी जुल्फ दी ठंडड़ी छात अल्लाह जाने रे माहे, हाय रे माहे, अल्लाह जाने में माहे, हाय तेरा प्यार की दिल दी
ਜਦੋਂ ਬਾਗ ਬਣਾਏ ਵੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵੇ ਲੱਗਣਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਓਏ ਹਰਵਾ ਕੀ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਨਿੰਮਾ ਨਿੰਮਾ ਹੱਸ ਕੇ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਨਿੰਮਾ ਨਿੰਮਾ ਹੱਸ ਕੇ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦਰਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੁਮਾਰ ਧੀਏ ਦਿਲ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਮਾਇਆ ਲਾ ਜਾਣੇ ਵੇ ਮਾਹੀ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਦਿਲ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਮੇਰਾ ਮਾਇਆ जी ख़वातीन नौज़ात हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और ब्रेक के बाद वी आर वेरी लकी, वी आर वेरी ऑनर्ड हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे इदारे, एक ऐसे इंस्टीट्यूट और एक ऐसी लेगेसी है इस इदारे की कि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स इज़ जस्ट नॉट एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के साथ जो लोग वाबस्ता रहे हैं उनमें हमने ऐसे ऐसे लेजेंड्स देखे हैं कि जिन्होंने फिर क्या क्या अपना इनफरादी सतह पे नाम और मकाम बनाया कि वो मेंटोर्स की हैसियत रखते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अगेन वी आर वेरी लकी प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी साहब, वाइस चांसलर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताती चलूँ साथ ही साथ कि ब्रेक के बाद हमें ऑब्वियसली एजाज भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, शेफ़ अनम भी हमारे साथ मौजूद है और ख़वातीन साथ हम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की जो है लेगेसी के हवाले से भी सर बात करें। सर नाउ NCA हैज़ अ ह्यूज नेम, इसका अपना एक नाम है, इसका एक अपना मेयार है, एक एंट्री टेस्ट होता है, हर कोई ख्वाहिशमंद होता है एंट्री लेने के लिए, इसका स्टूडेंट बनने के लिए। जब से सर आपने चार्ज संभाला एज अ वाइस चांसलर, थोड़ा सा बताते हुए कि क्या क्या कुछ हुआ है। देखिए मैंने NCA ज्वाइन किया था 1987 में एज ए लेक्चरर, तो मैं वहीं पे हूँ जब से। मैंने तमाम पोजीशंस देखी, फिर 2013 में मैंने ज्वाइन किया एज ए प्रिंसिपल। और अब मैं क्योंकि उसी इंस्टीट्यूशन में मैंने एक ज़िंदगी गुजारी, तो बहुत सी चीज़ें मैं जानता था, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को, एज ए स्टूडेंट भी, एज ए फैकल्टी मेंबर भी। तो बहुत एफर्ट किए हमने, कुछ स्पेस के मसले थे, एक बिल्डिंग हमने शुरू की है ग्रेजुएट ब्लॉक, वो पहली बिल्डिंग होगी बल्कि साउथ ईस्ट एशिया में, जो कि 3 डाउन एंड 13 अप, एक टावर, बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट टावर बनने जा रहा है। उसमें टॉप पे सिनेमा है और एक कैफेटेरिया बनाएंगे हम 13 फ्लोर पे। एक्सीलेंट। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि लाहौर से आप सारा लाहौर देखेंगे वहाँ से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसमें हमारे जो ग्रेजुएट ब्लॉक है वो, उसमें ग्रेजुएट के जितने प्रोग्राम्स हैं सब उसमें हम शिफ्ट करेंगे।
क्योंकि ओवर द ईयर्स हमें बड़ी प्रॉब्लम रही है कि हमने प्रोग्राम तो शुरू किए हैं जो कि वक्त की ज़रूरत थी, लेकिन स्पेस हमारे पास नहीं थी। तो हमने हॉस्टल भी एक ऐड किया है, गर्ल्स हॉस्टल एक हम और बना रहे हैं, और कंप्यूटर लैब है, फिर फैसिलिटीज़ बहरहाल जो भी ये मैक्सिमम की जा सकती थी हमने की है एक पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन में। तो वो काफ़ी हमने एनसीए ने ग्रो किया है। बिल्कुल। और सब ग्रो करने की बात करें, बहुत सारे नए कोर्सेज भी जो हैं वो भी इंट्रोड्यूस कराए गए, लेकिन उससे पहले आपके पैकेज और कुछ अचीवमेंट्स पे एक नज़र डालते हुए जी। सर कोर्सेज की अगर हम बात करें एनसीए में कितने नए कोर्सेज अब इंट्रोड्यूस कराए हमने गए? जी फिल्म का डिपार्टमेंट शुरू किया था। उससे पहले हमने म्यूज़िक का जो कि बड़ा यूनिक था कि डिग्री म्यूज़िक में पाकिस्तान में हमने शुरू की सबसे पहले, फिल्म भी एनसीए ने शुरू किया। और अभी जैसे रिसेंटली मैं लास्ट वीक में प्राग में था जी, हमने एक बुक पब्लिश की है पाकिस्तानी हीरोइंस। ये भी एजाज़ एनसीए को हासिल है कि वो चेक एंड पाकिस्तानी हीरोइंस, तो फिर वो चेक रिपब्लिक ने उन्हें इनवाइट किया हुआ था। वहाँ भी हमने 3 यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU साइन किया है एक्सचेंज प्रोग्राम के, हमारे स्टूडेंट्स वहाँ जाएंगे। अभी लास्ट 3 ईयर से बहुत रेगुलर हमारे स्टूडेंट्स 30-35 के करीब यूरोपियन कंट्रीज़ में जा रहे हैं। एक्सेलेंट। क्योंकि ये हमने एक नई चीज़ शुरू की है, क्योंकि आज ये देखना कि आप किसी एक स्टूडेंट उठ के अमेरिका चला जाएगा तो उसके लिए चंद तो हैं जो जा सकते हैं, ट्रू, लेकिन बहुत से ऐसे हैं कि जो सोच भी नहीं सकते। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही तो है। हमने ये एक बहुत एक फोकस किया कि आर्टिस्ट के लिए जो ट्रैवल कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही, एक्सपोजर सही। सर देयर वाज अ टाइम जब एनसीए जो है सिर्फ फाइन आर्ट्स की हद तक जो है इदारा मशहूर था, हमेशा से इसकी डिग्री की हमेशा वैल्यू ऑब्वियसली रही, लेकिन अब हम देखते हैं कि परफॉर्मिंग आर्ट्स के शोबे में भी और आला से आला डिग्री मिल रही है। बच्चों का जो है मेल्स फीमेल्स की बात करें तो क्या परसेंटेज है, ख़वातीन बच्चियाँ कितनी ज़्यादा हैं, बच्चे कितने ज़्यादा हैं? ख़वातीन बहुत ज़्यादा है जी, 70s तकरीबन 65-67 तक रेशो चली गई है। एक्सेलेंट, ओके जी 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 जी, ओके। क्योंकि बच्चियाँ अब ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, तो ऑब्वियसली वो क्योंकि कैपेसिटी बहुत है तो इसलिए इनटेक का तादाद कुछ डिपार्टमेंट पे तो खैर इससे भी ज़्यादा है, लेकिन एवरेज 60+ है। ज़्यादातर कौन से शोबे को ज़्यादा ऑप्ट बच्चियाँ करती हैं? तमाम जी, एक ज़माना ये था कि सिर्फ फाइन आर्ट्स समझा जाता था, अब आर्किटेक्चर में भी मुकाबला उतना ही सख्त है। ऐसा ही है। और फिल्म में भी बहुत हैं, म्यूज़िकोलॉजी में भी हैं, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसमें बच्चियों की रेशो कम हो, ज़्यादा है। बिल्कुल सही जी, मुस्तकबिल रोशन है इस मुल्क का। ऐसा ही माशाल्लाह। सर आप जैसे मेंटोर्स हों तो क्यों नहीं होगा, और फिर बच्चे भी हार्ड वर्किंग। सर बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी आपने देखी होंगी जब आपने ज्वाइन किया होगा, जब आपने पढ़ाना शुरू किया होगा, और फिर करते 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 नाउ यू बीइंग द वाइस चांसलर, थोड़ी सी कुछ सक्सेस स्टोरीज ताकि बच्चे बच्चियाँ जो देख रहे हैं वो इंस्पायर हो सकें। देखिए इसमें कई चीज़ें थी। एक तो जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया ना, ये फंडिंग हमने पहली मरतबा कामयाब हुए कि टीचिंग और स्कॉलरशिप फॉरेन फंडिंग ये हमने अचीव किया। ये कभी मुमकिन नहीं था, ये सिर्फ HEC के डोमेन में थी। हम अपनी फंडिंग अलग लेके आए जिसकी वजह से हम भेज रहे हैं। बड़ी एक मैं समझता हूँ कि एक अचीवमेंट इस सेंस में थी कि हम बच्चों को बाहर भेजने में कामयाब हुए, ताकि एक फ्रेश कुछ एयर उसका इनफ्लक्स बढ़ जाए। और उससे सिवा हमने जो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि NCA का जो चार्टर था, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद हमारा स्टेटस कुछ उलझ गया था, क्योंकि फेडरल इंस्टीट्यूशन है और हैं एक प्रोविंस में, तो प्रोविंस में हमें बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी। तो वो फेडरल चार्टर हमें बड़ी एफर्ट की, 10 साल तो मैंने पूरे अपने लगाए, डे एंड नाइट लगाया उस पर, और मुझसे पहले प्रिंसिपल ने भी एफर्ट की थी। तो हमें फेडरल चार्टर 21 दिसंबर में मिल गया है। ठीक है। तो अब हम एक चार्टर्ड यूनिवर्सिटी भी हैं, तो जिसकी वजह से हमारी फंडिंग जो है
उसका लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कुछ फैसिलिटीज़ हम और बढ़ा सकेंगे। यानी ऑटोनमस इदारा बन जाएंगे। जी, ऑटोनमस इदारा हो गया। बिल्कुल सही। सब जितने एनसीए के स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे ही जिनको मैं भी इंटरव्यू कर चुकी हूँ, जिनको मैं जानती हूँ, उनका दिल नहीं करता घर जाने को। इदारे में क्या कशिश ऐसी है तो तालीमी इदारा ही। जी देखिए, घर अब हमने आज लास्ट डेट थी जी, आज हॉस्टल वेकेट करने की जो समर ब्रेक है। Am I right? पहले तो जो 100% जी, वो तो 4 साल के बाद भी नहीं जाने को दिल करता, लेकिन जब समर ब्रेक होती है ना, उसमें उन्हें बेतहाशा एप्लीकेशन है जी हमें रहना है। अब हॉस्टल में वेकेट करवाना होता है क्योंकि उसको हम कुछ उसमें ठीक करें, उसमें कुछ रेनोवेशन होनी होती है, तो स्टूडेंट्स नहीं जाते जी। बस एक है ये कशिश तो उसमें। बिल्कुल सही। अगर आप भी कभी एनसी आ जाती। मैंने बड़ी कोशिश की सर, मैं ऑनर बिल्कुल लाइव बोलूँगी, मेरी पूरी तैयारी थी कि मैं एनसीए ज्वाइन करूँ, लेकिन एंट्री टेस्ट के नाम से ना मैं इतना डर गई कि वो रह गया मेरे अंदर का जो आर्टिस्ट है ना। आई वांटेड टू बी अ पार्ट। अभी एडमिशन ओपन है मेरे लिए, उम्र की कोई कैद तो कोई कैद नहीं है, कोई नहीं है। एजाज भाई जा सकते हैं? सब जा सकते हैं। रियली? अगर ये जा सकते तो फिर मैं तो छोटी हूँ। वैसे देखिए, एक मज़े की चीज़ ये थी कि हमने एक और जो है एंट्री पॉइंट रखा है कि जैसे अब समर ब्रेक हुई है ना, इसमें एक शॉर्ट कोर्स हो रहा है, फिर एक समर कैंप हो रहा है, एक्सेलेंट, एक डिप्लोमा प्रोग्राम हो रहा है। हमारे यहाँ कुछ 4 प्रोग्राम्स हैं। ठीक है। यानी मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहूँगा कि लास्ट 10 ईयर्स में हमने अपने जितने ग्रेजुएट प्रोड्यूस किए हैं उससे 500 टाइम हमने शॉर्ट कोर्सेज, जो कोर्सेज वो कंप्लीट किए, उनके सर्टिफिकेट्स दिए हैं। और इनका दौरानिया कितना है शॉर्ट कोर्स? इनका दौरानिया 2 वीक्स से 1 ईयर तक है। ओके। 2 वीक्स है, 6 वीक्स है, 6 मंथ्स है एंड 1 ईयर है। ठीक है। अभी हमने कामयाबी के साथ एक मुकम्मल किया है थिएटर का प्रोग्राम। शहनाज शेख साहबा ने किया था वो, और उन्होंने वो लोग जो बिल्कुल एक रॉ आए थे और वो थिएटर आर्टिस्ट बन के निकले हैं। अब हम फिल्म, शॉर्ट फिल्म का भी प्रोग्राम कर रहे हैं। काफ़ी जो प्रोड्यूसर्स रेनाउंड है उन्हें भी शामिल कर रहे हैं। स्क्रिप्ट राइटर जो हमारे मुल्क के बड़े उन्हें भी शामिल किया है। तो शॉर्ट फिल्म की तरफ भी हम जा रहे हैं कि इस समर में हम करेंगे। बिल्कुल सही। 2 वर्कशॉप करेंगे। ओके, दैट्स आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात है कि और कुछ नहीं तो एटलीस्ट अगर जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली रिलेट अपने आप को एनसीए के साथ कर सकते हैं, और इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है। देखिए नहीं, और वो बहुत लिमिटेड टाइम में एक वो स्किल एक्वायर कर लेते हैं। यानी यहाँ तक कि हमारे कई ग्रेजुएट्स हैं जो शॉर्ट कोर्स जिन्होंने किए हुए हैं, वो जितना ये जो मशरूम ग्रोथ हुई है टीवी चैनल्स की, वो इनमें मौजूद हैं। बिल्कुल सही सर, ये बिल्कुल सही सर। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अब एडमिशन का आगाज़ हो जाएगा, अभी शुरू करने अप्लाई कर सकते हैं जो बच्चे बच्चियाँ करना चाहें शॉर्ट कोर्सेज के लिए? शॉर्ट कोर्सेज का तो अभी आ जाए, नेक्स्ट वीक उसका ऐड आएगा। ठीक है। और हमारा मेन एडमिशन जो है वो अगस्त में उसका ऐड आएगा। बिल्कुल सही। मिनिमम परसेंटेज कितनी चाहिए होती है फॉर एंट्री? अच्छा देखिए, ये भी आपको इस बात पे लोगों को हैरत होती है, और हमने इसे काफ़ी फाइट किया है डिफरेंट जो बॉडीज़ हैं कंट्रोलिंग, कि हमने अपना जो एंट्री जो परसेंटेज है प्रीरेक्विजिट, वो आज तक 45% रखा है। बिल्कुल, मैं भी 45 ही कहने लगी थी, बट आई वांटेड यू टू से दैट। वरना आमतौर पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि बड़ा इंस्टीट्यूशन है उसका तो इनटेक 70% होगा, कम से कम। बिल्कुल ऐसा ही है। हम पे बहुत प्रेशर रहा है इसका। लेकिन मेरे नज़दीक जी ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि एक जो आर्टिस्ट है वो आमतौर पे वही होता है जिसकी निगाह जो है ना वो CGPA पे नहीं होती या मार्क्स पे नहीं होती। वो वही होता है जो बिल्कुल बॉटम पे होता है और उसका ध्यान किसी और तरफ होता है। बिल्कुल सर, ये आप कह रहे हैं ना, माँ बाप नहीं समझते। माँ बाप कहते हैं कि 45% सही नहीं है मार्क्स। लेकिन जी माँ बाप को तो मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि ये बात छोड़ दें कि बच्चे ने कितने परसेंटेज मार्क्स लिए। बच्चा जो है वो एक तोहफ़ा है खुदा की तरफ से, और जिन्हें मिल जाते हैं ना वो ब्लेस्ड होते हैं, और वो शुक्र करें कि वो जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, और माँ बाप उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे। बिल्कुल सही सर। कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी आई हो, जिसमें हमने मिनिमम परसेंटेज की बात की, 45% के माँ बाप आए हो, पेरेंट्स आए हो, वो कंसर्न हो कि जी हमारा बच्चा एकेडमिकली इतना अच्छा नहीं, लेकिन ही और शी डिड वंडर्स? देखिए, हमने तो यहाँ तक लिया है, हमने लास्ट 3 इयर्स बैक एक स्टूडेंट था मास्टर्स में। ठीक है। उसका कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ। ठीक है। और ऑलमोस्ट उसकी बॉडी पैरालाइज थी। अब उसने अप्लाई किया MA के लिए, तो हमारी सारा जो बोर्ड कमेटी थी उसने उसे रिजेक्ट कर दिया कि इसको ये नहीं कुछ कर सकता। आज मैंने उसका काम देखा, तो फिर मैंने उसे बुलाया, मैंने इंटरव्यू किया उसे, और मैंने कमेटी से ये रिक्वेस्ट की कि इसे रिकन्सिडर करें। दोबारा उसे बुलाया गया, तो मैंने कहा जी इसे चांस दें। वो काफ़ी रिलेक्टेंट थे हमारा सारा बोर्ड के जी इसे ये क्या करेगा। अच्छा, उसने डिस्टिंक्शन ली। उस स्टूडेंट्स ने डिस्टिंक्शन ली जिसके बारे में ख्याल था कि वो बोल भी नहीं कर सक रहा, उसके हाथ भी ये वो पैरालाइज्ड है,
तो लेकिन उसने मास्टर्स में हमारे यहाँ टॉप किया एक्सेलेंट। और इस वक्त वो दुनिया भर में एग्जिबिट कर रहा है। वाओ। और तो ये जो है ना, बल्कि मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं जो बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, कि आर्ट असल में है ही उन लोगों का काम जो अक्ल से ज़रा हटके हैं। बिल्कुल सही। जो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, वो तो हिसाब किताब वाले लोग हैं। बिल्कुल सही। तो वो तो हिसाब किताब करते हैं 2 और 2 4। लेकिन आर्टिस्ट जो है वो ये सच में वो होता है जिसका इस दुनिया के हिसाब किताब से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही। वो तो क्योंकि ये एक ऐसा काम है कि जिसमें एक स्पिरिचुअल एक अप्रोच चाहिए। ट्रू। और जैसे कि स्पिरिचुअल से मुराद में बल्कि जिम्मेदारी से ये भी कहूँगा कि स्पिरिचुअल मीन के रिलीजियस, कि आर्टिस्ट हैज़ टू बी ए क्लैरिटी और प्योरिटी। और प्योरिटी जो है वो तो फेथ है जी। ऐसा ही है। और उसमें वो जो एक दुनियादारी है ना, वो जो CGPA 4 है, 80% है, वो नहीं होगा, उसका ताल्लुक ही नहीं है जी। अगर कोई अपने उसी को इम्प्रूव करने के लिए बैठा है कि मुझे तो विन करके 89% मार्क्स लेने हैं, 95 लेना है, तो वो तो कुछ और काम कर रहा है। वो मार्क्स ले रहा है। और पेरेंट्स को मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए कि बच्चा आपका 90% क्यों नहीं ले रहा। वो अगर नहीं ले रहा तो ये भी एक ब्लेसिंग है। बिल्कुल ठीक है कि वो उस तरफ नहीं सोच रहा, वो कुछ और कर रहा है जो उसका दिल चाह रहा है। और जो लोग दिल की तरफ देखते हैं ना और दिल के सुनते हैं, वो आर्टिस्ट होते हैं। और जो दिल है वो उसका ताल्लुक 90% और 80% से कोई नहीं है। बिल्कुल। मुझे याद है ख़वातीन, मैं अपनी मिसाल देते हुए, फिर अपनी मिसाल आपको खुद, मुझे आई रिमेंबर सर, मैं ओ लेवल्स में मेरा प्री मेड था, साइंस के प्योर सब्जेक्ट्स थे। मेरा ओ लेवल्स का रिज़ल्ट आया तो मेरे बाकी सारे सब्जेक्ट्स में स्ट्रेट एज थे, लेकिन साइंस सब्जेक्ट्स में मुझे सीज़ मिले। सीज़ भी 70% होता है। प्रिंसिपल लाहौर ग्रामर स्कूल की मिसेस शाह ने मेरे पेरेंट्स को बुला के कहा कि सुंदस का रिज़ल्ट खुद बोल रहा है कि इसका एप्टीट्यूड ही नहीं है साइंस की तरफ, इसका एप्टीट्यूड है क्रिएटिव सब्जेक्ट्स की तरफ। और मैंने क्रिएटिव सब्जेक्ट्स में जितने भी थे उसमें मेरे A+ आए थे कि वो सारे बच्चे हैरान हो गए थे किसके कैसे आए। तो कहने का मतलब है, और बहुत पेरेंट्स ज़बरदस्ती भी अपने ख्वाब इम्पोज करते हैं बच्चों पे। मैं ये ज़ाती तौर पे समझ, और उसके बाद फिर मैंने प्योर मेड नहीं लिया। मैंने जब A लेवल्स किया तो मैंने अपनी मर्ज़ी के सब्जेक्ट्स लिए, उसमें बिजनेस स्टडीज़ थी, इकोनॉमिक्स थी, सोशियोलॉजी थी, उर्दू मेरा बहुत ऑल टाइम फेवरेट सब्जेक्ट रहा है हमेशा से। A लेवल्स में मैंने वो भी लिया, साइंस नहीं लिया। लेकिन अगर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैंने साइंस नहीं लिया या मैं इंजीनियर नहीं बनी या मैं डॉक्टर नहीं बनी तो आपके पास और प्रोफेशंस नहीं है। बदकिस्मती के साथ हमारे माशरे में। लेकिन सर अब मुझे लगता है अवेयरनेस थोड़ी ज़्यादा आ गई, अब तो इतनी फील्ड्स आ गई कि पेरेंट्स, देखिए अवेयरनेस तो ज़्यादा आ गई है, लेकिन ये जो स्कूल सिस्टम है ना, इसने बहुत नुकसान पहुंचाया है। जैसे देखिए, अब हम जब इंटरव्यू कर रहे होते हैं शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का, उनमें से मेरा सिर्फ, मैं ज़्यादा सवाल नहीं करता, हमारे प्रोफेसर सवाल करते हैं। मेरा तो ख्याल है जी मैं एक जाहिल आदमी हूँ, और जब से मैं वाइस चांसलर बना हूँ मैं अपने को कहता हूँ कि जी मेरे इल्म का मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो प्रोफेसर का काम है। ठीक है, मैं इंटरफेयर नहीं करता। मैं सिर्फ छोटी सी बात करता हूँ बच्चों से कि मुझे कोई शेर सुना दें। आप अंदाज़ा लगाइए कि उन्हें कोई शेर नहीं आता। उन्हें फिर कहना पड़ता है यार कोई शेर सुना दो, कोई फिल्मी शेर सुना दो। एक वो जो बड़े स्कूल हैं ना आजकल के, ठीक है, जिनमें आपने 4-4 लाख रुपये फीस भरनी होती है, उन्होंने शायद पाबंदी लगा रखी है कि शेर नहीं किसी ने पढ़ना। अच्छा, अब मैंने ये पाबंदी लगा दी, फिर अब बहुत से लोग इस बात पे भी नाराज़ होंगे कि अगर किसी को शेर याद भी नहीं रहता वो NCA का रुख ना करे जी, प्लीज़। बिल्कुल मैं इस वक्त अनाउंस कर रहा हूँ कि NCA की तरफ बच्चा जो है वो आने की कोशिश भी ना करे अगर किसी को शेर का भी नहीं पता। देखिए, अगर शायरी नहीं जानता ना जी, तो फिर उसको कैसे, बिल्कुल तो वो तवाज़ुन नहीं जानता, वो रिदम नहीं जानता, ऐसा ही है, वो लय नहीं जानता, वो सुर नहीं जानता। और जो ये चीज़ें नहीं जानता तो वो किसी और जगह पे जाए जी, हमारे यहाँ तो ना, हमें माफ़ कर दे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। हमारा एडमिशन पक्का है, हमें याद है शेर। नहीं जी, नहीं, हम देखिए जी, मेरा तो ये बिलीव है कि अगर एक बच्चा, एक ऐसा है जी एडमिशन में, हम सुने चले जा रहे हैं शेर नहीं आ रहा। अच्छा जी, उन्हें मेहनत कर रहे हैं यार, को फिल्मी गाना सुना दो, वो भी शेर होता है, वो भी नहीं, मुश्किल से आता है। एक बच्चा है जी, वो कह जी मैं तो शायरी करता हूँ। अब जब उसने शायरी शुरू की तो अब फिर मैंने उसके बाद कहा जी अपनी सारे सिलेक्शन बोर्ड से कि बस जी डन, ये डन है। हाँ, ये तो डन है, चीज़ का आपने काम तो देखा ही नहीं। मैंने कहा ये क्या है जो शेर कह सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है जी, वो तो आर्टिस्ट है। बिल्कुल ऐसा ही है, उसका और क्या टेस्ट करेंगे आप? बिल्कुल ऐसा ही। अब जैसे एक बच्चे जी हमारे यहाँ अक्सर इंटरव्यू में हम कहते हैं कि गाना जानते हैं आप। अच्छा, अब अक्सर बच्चा है जो उसने गाना शुरू कर दिया। हाँ। अब अगर कुछ है बहुत अच्छा गाना गाते हैं,
उसको भी समझ लीजिए कि 50% उसका एडमिशन हो गया। इनका हो गया 50% तो गाने की अच्छा वजह आगे से। सुनिए जी, हाँ, एक और बात। ओके। अगर एक बच्चा जो है उसे गाना आता नहीं है और उसने ना नहीं कहा और उसने गाना शुरू कर दिया, तो हमारा फोकस इस पे होता है कि इसमें इनोसेंस है, बिल्कुल ठीक है, इसको ये परवाह नहीं है कि मैं अच्छा नहीं गाऊंगा तो मुझे फेल कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना कि आपका आपसे कहना कि आप गाना गाएं और आप गाना शुरू कर दें, बिल्कुल, यानी उसमें वो झिझक नहीं है, उसकी जो ईगो है वो उससे आगे नहीं ट्रैवल कर एटलीस्ट रही। ही इज ट्राइंग, ही और शी। अगर उसने ट्राई किया है तो इसका मतलब उसे ये परवाह नहीं है कि वो हार सकता है, तो हमें वो चाहिए जो हारने की हिम्मत रखता हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जीतने वाले हमें नहीं चाहिए। जीतने वाले देखिए और फील्ड्स बहुत हैं, वाह, हमें थके हुए हारे हुए परेशान लोग चाहिए, वो हमारी तरफ आएंगे और उनके साथ हम काम करेंगे। बिल्कुल सही। बाकी बड़े इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं। नहीं सर, ये एनसीए और फिर यू बीइंग द वाइस चांसलर ऑफ एनसीए, बड़े बड़े कितने ऐसे बड़े बड़े नाम एनसीए के साथ एसोसिएट रहे हैं, ग्रेजुएट्स और डिग्री हासिल करके। हाउ डिड दे पे बैक, या किस तरीके से दे आर पेइंग बैक या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एनसीए की तरफ? देखिए उनका तो कंट्रीब्यूशन यही होता है कि जब उनका नाम, यानी जब वो सितारा बन के चमकते हैं ना, तो वो जो रोशनी दे रहे हैं वो पे बैक कर रहे हैं। वाह। और बाकी मटेरियल सेंस में तो पे बैक हम किसी एक्सपेक्ट ही नहीं करते, वही होता है जी कि वो पे बैक कर रहे हैं। और मेरे लिए अक्सर इस सवाल मुझसे किया जाता है, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं 2-3 मिनट में कितने नाम लूँगा और जो रह जाएंगे वो शिकायत करेंगे। बिल्कुल सर, एक सांस में अगर व्हाट इज द फर्स्ट नेम, कौन सा पहला नाम एक होता है ना, देन ऑब्वियसली एकदम से आता है। देखिए सब जानते हैं, आप सबको जानते हैं, उन्होंने अपना नाम खुद बना लिया है, अब कहने की जरूरत ही नहीं है। आप बहुत सौ के नाम जानते हैं और बहुत नाम है, एक तो है ही नहीं। बिल्कुल सही। अब तो फिल्म में भी हैं, हमारे तो कुछ लोग पेंटिंग करने के लिए आए और फिल्म में स्टार हैं, हीरो आ रहे हैं, बल्कि दुनिया भर में चले गए। ऐसा ही बिल्कुल। 2-3 ऐसे हैं जो इंडिया में उनकी जो टॉप एक्ट्रेसेस के साथ काम करके आ गए, टॉप हीरोज के साथ काम करके आए, और शायद आना भी इससे पड़ा कि हालात ख़राब हो गए थे, वरना उन स्टार्स में हमारों का भी नाम होता। तो इसलिए हम किसी से कम नहीं है, हमें प्लेटफॉर्म कम मिले हैं। अली जफर की हम बात करें, अली हैज बीन, इमरान अब्बास इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम देखते हैं आयशा उमर हैं, सो मेनी पीपल। बिल्कुल सही। जी मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा कि बहुत से ऐसे हैं जो बहुत बड़े स्टार्स हैं जी, जैसे अमेरिका में बैठे हुए हैं, उनका शोज़ हो रहे हैं, सोलो शोज़, और बहुत बड़े बड़े शोज़ हो रहे हैं। और ये तमाम अफराद जो हैं ये बड़ा फ़ख्र के साथ दे टेक अ लॉट ऑफ प्राइड टेकिंग एनसीए's नेम। और वाकई में ये एक ऐसा इदारा है कि जो एक आप समझे कि आपको ऐसा ग्रूम कर देता है, आपको एक ऐसा हीरा बना देता है तराश के, कि पूरी दुनिया में आप इनफरादी सतह पे एक नाम बना सकते हैं। सर थैंक यू सो मच जी। स्टिल बल्कि मैं करूँगा, स्टिल इस पर जो हमारी फैकल्टी है ना, उससे भी तमाम स्टार्स हैं। ऐसा ही है हर फील्ड में, आर्किटेक्चर है या फाइन आर्ट्स है या डिज़ाइन है, फिल्म है, म्यूज़िक है, तमाम जो लोग हैं वो उन्होंने अपने आप को दुनिया में मनवा चुके हैं वो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो, टेकिंग आउट टाइम। मैं और एजाज भाई और अनम तो आ रहे हैं शॉर्ट कोर्सेज के लिए अप्लाई करने के लिए। सर हम गा तो नहीं सकेंगे, मैं सुन सकूंगी, सिर्फ ये गा के सुनाएंगे। शेर तो याद है ना आपको? शेर मुझे याद है, बस ठीक है, शेर याद करके सब मुझे याद है, आप वो टेंशन, वो इजी है, बस ठीक, वो मामला बाकी इजी। मैं बता दूंगा आपको। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, प्लेजर हैविंग यू जी। अनम बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एजाज भाई थैंक यू सो मच। सर प्लीज तशरीफ रखिए, अभी लाइव म्यूजिक का एहतमाम है, मैं चाहती हूँ इस तरह तो नहीं। ये तो मैं महरूम ही होगा। एजाज भाई का भी शुक्रिया अदा करते हुए ख़वातीनो साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल बड़ा ख़ास दिन है, कल का प्रोग्राम आपने मिस इसलिए नहीं करना कि ये मैं टीज़र पहले ही दे रही हूँ। कल पूरी दुनिया में फादर्स डे बहुत ही मान, एहतराम और अपनायत के साथ मनाया जा रहा है। इस खूबसूरत रिश्ते की पाकीज़गी को कल वीकेंड एट होम पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पर लाइव आप ट्रांसमिशन के ज़रिए सेलिब्रेट करेंगे। तो दिल खोल के जितना हो सके अभी से मैसेजेस करना शुरू हो जाएं। कल दिल की कुछ बातें होंगी। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़, लेकिन जाने से पहले ओवर टू यू जी। मेरी दुनिया खराब कर डाली, मेरी दुनिया खराब कर डाली, तूने उल्फत जब नजर डाली, मेरी दुनिया
जिसने डाली बुरी नजर डाली, हाँ जिसने डाली बुरी नजर डाली। गैर मुमकिन है उनका हाथ आना, गैर मुमकिन है उनका हाथ आना। हाँ तूने गालिब कहाँ नजर डाली, हाँ तूने गालिब कहाँ नजर डाली। मेरी दुनिया खराब कर डाली, मेरी दुनिया खराब कर डाली। तूने उल्फत जब नजर